राजा को रिप्रेजेंट करने वाली यानी कि सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला जो किला था, जो फोर्ट था, लोग उसको इतनी नफरत करते थे कि उसी को फिर लोग तोड़ भी डालते हैं। ये फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी जमीनें जो हैं सर्वेंट्स को दे देते थे, जिनको सर्फ्स बोला करते थे, SERFS। अब वोटिंग कैसे होगी? फर्स्ट एस्टेट के जो 300 लोग हैं उनका एक वोट होगा, सेकंड एस्टेट के जो 300 लोग हैं उनका भी एक ही वोट होगा, और जो थर्ड एस्टेट के 600 लोग हैं उनका भी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, आज क्लास 9th के लिए एक स्पेशली सेशन आया है जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं द चैप्टर कॉल्ड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और आज हम इस चैप्टर को वन शॉट में यानी कि सिर्फ एक ही क्लास में खत्म भी करने वाले हैं। लेकिन चैप्टर को चालू करने से पहले बच्चों, मैं आप लोगों को बता दूं कि दिस इज योर SST एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। मैं आपको सारे के सारे 9th के चैप्टर्स पढ़ाऊंगी और सारे 9th के बच्चों को 100% मार्क से पास करवाऊंगी यार। यस, ठीक है। तो करना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को क्लास को पूरे अच्छे तरीके से अटेंड करना है। इस वीडियो को लाइक कर देना, पहले सेशन चालू करने से पहले ही बोल रही हूँ लाइक कर देना, क्योंकि मजा उतना आने वाला है। हम लोग बच्चों इस चैप्टर को बिल्कुल कहानी की तरह समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये आया क्यों था। तो यार एक ऐसा टाइम था जब, जैसे आज के टाइम पे तो देश एग्जिस्ट करते हैं, नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं, है ना। जैसे हमें पता है इंडिया ये है, चाइना ये है, यूरोप के अंदर हम बोल सकते हैं कि सारी जितनी भी जगहें हैं कि भाई बेल्जियम ये है, फ्रांस ये है। बट यार उस टाइम पे ये जो नेशन स्टेट्स थे ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो राजा महाराजा होते थे, वो एक पूरी जगह पर कब्जा करके रूल किया करते थे। तो ये जो मोनार्कियल रूल होता था ना, ये काफी ज्यादा लोगों को परेशानी देता था, क्योंकि मोनार्क अपनी मन मर्जी से कुछ भी करते थे, लोगों को कंसल्ट नहीं करते थे, लोगों की एक नहीं सुनते थे, तो लोग तो परेशान होंगे ही। तो बच्चों, फ्रांस के लोग भी ऐसे ही परेशान हो जाते हैं इस मोनार्की के रूल से, और फिर वो चाहते हैं एक नेशन स्टेट को क्रिएट करना जहां पे सारे ही सिटीजन्स को बराबर के अधिकार मिले। तो हम उसी पूरे सिनेरियो को समझने वाले हैं कि फ्रांस में एक टाइम पे जब फ्रांस एज ए नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ऐसी कौन कौन सी परेशानियां लोग झेल रहे थे जिसकी वजह से दे ब्रॉट अबाउट अ रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशन के आने के बाद फिर मोनार्कियल रूल हटता है या उसमें बदलाव आता है, क्या क्या होता है। सो ये पूरी चीजें जो हैं हम लोग एक कहानी की तरह पिरोकर इस चैप्टर में समझने वाले हैं। फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और सबसे पहले यहां पर हम पढ़ेंगे द इवेंट ऑफ 1789। बच्चों यहां पे देखिए, 14 जुलाई का इवेंट है 1789 का, और इसी की बात हम सबसे पहले इस चैप्टर में करेंगे। देखो, जैसे आप लोगों ने कुछ मूवीज देखी होंगी, वो मूवीज ना चालू होती हैं ऐसे ढिशुम ढिशुम वाले सीन के साथ, हीरो मार रहा है कुछ 4-5 लोगों को, पिटाई विटाई हो रही है, बट आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये हो क्यों रहा है। फिर बाद में ना वो सीन के बाद ऐसे पीछे चलेगा, थोड़ा कहानी पीछे जाएगी और फिर बताया जाएगा कि असल में ये जो ढिशुम ढिशुम हो रही थी ये हो क्यों रही थी। तो वैसे ही कुछ ढिशुम ढिशुम हमारे इस चैप्टर में इनिशियली बता दी जाती है, और फिर बताया जाता है कि भाई ये वाला इवेंट हुआ था, ये हो क्यों रहा था। तो वो कहानी में हम पीछे चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस इवेंट को समझ लेते हैं। तो 14 जुलाई 1789 को सुबह की बात है, किंग हैड कमांडेड द ट्रूप्स टू मूव इनटू द सिटी ऑफ पेरिस। तो बच्चों, जो राजा थे उन्होंने अपनी सेना को बोला कि तुम पेरिस जाओ, कमांड दी। फिर क्या होता है देखिए, some 7,000 men and women gathered in the front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in the search of arms. अब यार लोग जो थे ना, वो राजा पे ना बहुत ज्यादा शक किया करते थे। लोगों को राजा पसंद नहीं थे, और आपको जो इंसान पसंद नहीं है ना, आपको हमेशा लगेगा कि वो गलत ही कुछ काम कर रहा है। तो यहाँ पर ना जो लोग थे, जैसे ही वो इस खबर को सुनते हैं कि राजा ने अपनी सेना को पेरिस में भेजा है, तो लोगों के दिमाग में टन टन की आवाज आती है, और लोगों को लगता है कि यार राजा ने ना पक्का अपनी सेना को हम पे हमला करने के लिए भेजा है। इस वजह से बच्चों, लोग एक्स्ट्रा स्मार्ट होकर क्या करते हैं, 7,000 आदमी औरतें टाउन हॉल के आगे इकट्ठा होते हैं और खुद की एक मिलिटिया फॉर्म कर लेते हैं कि अब हम लड़ेंगे राजा के खिलाफ। तो ये लोग अब लड़ेंगे कैसे, पत्थर मारेंगे उनको। अब सेना है, सेना पूरे हथियार के साथ आएगी ना, तो उनसे लड़ने के लिए भी हथियार चाहिए। तो इस वजह से अभी जो आदमी औरतें इकट्ठे हुए हैं, ये लोग बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में घुसते हैं। किस तलाश में, हथियारों की तलाश में। यार हथियार फटाफट से हम भी जब्त करेंगे और फिर राजा के इस ट्रूप के साथ एकदम हाथ से हाथ, है ना, गोली से गोली मिलाकर लड़ेंगे। तो वो वाली चीज थी। अब होता क्या है, आगे देखो क्या होता है। A group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, which was the Bastille. In the armed fight that followed, the commander of the Bastille was killed and the prisoners were released.
यार बहुत सारे ये जो लोग थे ना, ये लोग ईस्टर्न पार्ट जो था पेरिस का, वहां तक वॉक करके जाते हैं, मार्च करके जाते हैं, और वहां पर एक फोर्ट्रेस प्रिजन होती है जिसका नाम था बैस्टिल। तो यार आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, ये एक फोर्ट था यानी कि किला था, और उस किले के अंदर ही एक प्रिजन थी यानी कि जेल थी, और इस किले का नाम था बैस्टिल। ठीक है, दिस वाज द बैस्टिल फोर्ट कम प्रिजन, दोनों चीजें थी। अब ये लोग यहाँ पे घुस जाते हैं, और इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, फिर जो है ढिशुम ढिशुम होती है, किसके बीच में, लोगों के बीच में हो रही है, और गवर्नमेंट के जो अफसर हैं उन सबके बीच में हो रही है। तो ये जो आर्म्ड फाइट होती है, हथियारों के साथ लड़ाई होती है, इसमें जो बैस्टिल के कमांडर होते हैं यानी कि जो इस किले की निगरानी कर रहे होते हैं, वो मारे जाते हैं, और जितने भी लोग अंदर जेल में कैद होते हैं, बहुत ही कम लोग थे, लेकिन उन सबको रिहा कर दिया जाता है। अब यहां पर सवाल आता है कि बैस्टिल वॉज हेटेड बाय ऑल। यार बैस्टिल ने किसी का क्या बिगाड़ा है? बैस्टिल तो बेचारा एक किला है, जेल है, उसको लोग इतनी ज्यादा हेट क्यों देते हैं, उसको लोग इतनी ज्यादा नफरत क्यों देते हैं? क्योंकि यार बैस्टिल रिप्रेजेंटेड द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए ना कि व्हाई वाज द बैस्टिल प्रिजन हेटेड बाय ऑल, तो आपको क्या लिखना है? बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। अब ये जो शब्द तुम लोगों ने सुन लिया, तुम इसी में ही अब अपना दिमाग खराब कर लोगे कि भाई ये डेस्पोटिक वर्ड का क्या मतलब है। तो मेरी बात ना ध्यान से सुनना बच्चों, डेस्पोटिक कोई भी एक ऐसा रूल होता है जो कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के किया जा रहा होता है, मतलब जो मन मर्जी में आए। ठीक है, तो किंग जो था ना उस टाइम पे, वो इतना पावरफुल व्यक्ति था कि वो कुछ भी करता था जो उसके मन में आता था, लोगों से कुछ पूछता नहीं था, जो मन में आता था करता था, उसकी पावर पर कोई रुकावट नहीं थी, कोई रोक नहीं थी। तो ये जो डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग थी, एक तरीके से वही चीज रिप्रेजेंट करता था बैस्टिल प्रिजन। क्यों? क्योंकि बच्चों वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी ना, गवर्नमेंट का किला था, और जो चीज गवर्नमेंट की है वो उसी को रिप्रेजेंट करती है। अब क्या होता है, स्कूल में ना आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, अब आप क्या करते हो, उसकी पेंसिल तोड़ के फेंक देते हो। अब वो पेंसिल ने आपका क्या बिगाड़ा था? कुछ भी नहीं, लेकिन वो पेंसिल क्योंकि उस बंदे की थी तो आपने उसको तोड़ के फेंक दिया। सेम वही चीज है कि यहाँ पर लोगों को गुस्सा राजा पे था, लेकिन राजा पे डायरेक्ट तो वार नहीं कर सकते, तो राजा को रिप्रेजेंट करने वाली यानी कि सरकार को रिप्रेजेंट करने वाला जो किला था, जो फोर्ट था, लोग उसको इतनी नफरत करते थे कि उसी को फिर लोग तोड़ भी डालते हैं। पहले देखो मार तो रही कमांडर को, प्रिजनर्स को भी रिहा कर रहे हैं, और उसके बाद बैस्टिल से इतनी नफरत थी कि इस फोर्ट्रेस को डिमोलिश कर दिया गया, तोड़ फोड़ दिया गया, और जो बचे कुचे पत्थर थे उसको मार्केट में बेच दिया। तो जितने भी पत्थर बचे इस फोर्ट के, इस फोर्ट्रेस प्रिजन के, इसको तबाह करने के बाद उन पत्थरों को मार्केट में बेचा गया। अब आप सोच रहोगे मैम लोग कितने बेवकूफ थे, पत्थर खरीद रहे थे वो मार्केट में? तो हाँ, खरीद रहे थे। क्यों खरीद रहे थे? क्योंकि बच्चों ये एक तरीके से एक सोविनियर की तरह बेचे जा रहे थे। सोविनियर होती है याद, कि कभी भी मैं वो पत्थर खरीद रही हूँ मार्केट से, तो कल को मैं उसको अपने घर में संभाल के रखूंगी, मेरे को जैसे ही मैं उस पत्थर को देखूंगी तो मुझे याद आएगा कि यार लोगों ने कितनी ब्रेवरी से बैस्टिल प्रिजन को तोड़फोड़ दिया था, राजा की डिस्पोटिक पावर का अंत कर दिया था। तो एक याद की तरह लोगों ने उसको अपने पास रखना शुरू कर दिया, सोविनियर की तरह उसको बेचा गया, लोगों ने खरीदा भी। तो यहां तक बात एकदम क्लियर हो गई है। तो यार मैं ना मतलब बहुत आराम से आप लोगों को ये चैप्टर समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक बार फिर इसको दोहरा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बच्चे जो हैं कहानी भी कभी कभी सुनते सुनते थोड़े गुम से जाते हैं बीच में। ठीक है, तो आपको बस मेरी बात ध्यान से सुननी है। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने 14 जुलाई 1789 के इस इवेंट की बात करी है, जहां पे राजा अपनी सेना को पेरिस की सिटी में भेजता है। अब राजा ने उस सेना को क्यों भेजा था वो बाद में हमें पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो, लोगों को शक था कि राजा ने सेना को जो भेजा है वो पक्का हम पे हमला करने के लिए भेजा है। इस वजह से लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सरकारी बिल्डिंगों में घुस जाते हैं हथियार ढूंढने के लिए। उसके बाद बच्चों एक आर्म्ड फाइट होती है लोगों के बीच में और हमारे सरकारी अफसरों के बीच में, जिसमें बैस्टिल जो फोर्ट्रेस प्रिजन थी उसके कमांडर भी मारे जाते हैं और जितने भी अंदर कैदी थे उनको रिहा कर दिया जाता है। बैस्टिल को तोड़ फोड़ दिया जाता है, पूरी फोर्ट्रेस प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, बिकॉज बैस्टिल स्टूड फॉर द डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, क्योंकि बैस्टिल राजा को रिप्रेजेंट करता था और लोग राजा से बहुत गुस्सा थे, राजा से नाराज थे, इसलिए उन्होंने बैस्टिल को तहस नहस कर दिया। और बैस्टिल के जो स्टोन फ्रैगमेंट्स बचे थे, जो भी कुछ पत्थर पुत्थर बचे थे, उसको मार्केट में बेच दिया एक याद की तरह। ठीक है, कि याद रखना भाई ऐसा भी हमने कुछ किया था, दबंग होकर काम करा था। तो ये वाली तो चीज हो गई। अब जरा हम पीछे चलेंगे, रिकैप।
अब ये सब हो क्यों रहा था? यहां पर लोग राजा पे इतना शक कर क्यों रहे थे? फ्रांस में ऐसी क्या स्थिति थी कि लोगों के अंदर इतना गुस्सा जो है वो उमड़ा पड़ा था? ये गुस्सा किस चीज के पीछे था? तो वो चीज हम समझेंगे। तो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, अब बिल्कुल शुरू से बात करेंगे हम लोग कि क्या हो रहा था फ्रांस में इस टाइम पे। लेट 18th सेंचुरी का बच्चों क्या मतलब है? देखो 18th सेंचुरी पहली बात तो होती क्या है, तो जब ये 18th वर्ड आ गया दैट मीन्स 1700 से लेकर 1799 तक हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 100 साल है वो 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी का मतलब इसके जो लेटर ईयर्स थे उस टाइम पीरियड की बात हो रही है। ओके, तो इसको इरेज कर देते हैं। अब देखो फ्रांस का समाज कैसा था उस टाइम पे, इस चीज को भी हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं लुई 16 की, जो कि राजा थे फ्रांस के। तो 1774 में लुई 16 जो कि बर्बन फैमिली को बिलोंग करते थे, ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। ही वाज जस्ट 20 इयर्स ओल्ड एंड उनकी शादी भी हो रखी थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मेरी एंटोनेट से। अपॉन हिज एक्सेशन टू द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी, बट व्हाई? तो बच्चों लुई 16 सिर्फ 20 साल के थे और क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करते थे, तो आपको तो पता ही है कि रॉयल फैमिली में कैसे शासन चलता है कि पहले राजा होता है एक इंसान, फिर उसका बेटा ही राजा बन जाता है, फिर उसका बेटा राजा बन जाता है, तो ऐसे करके डायनेस्टिक रूल चलता रहता है। तो लुई 16 20 साल की उम्र में जो है वो राजगद्दी पर विराजमान होते हैं और उस टाइम वो शादीशुदा थे। ऑस्ट्रिया की एक हम बोल सकते हैं जो राजकुमारी थी मेरी एंटोनेट, उनसे उनकी शादी हो रखी थी। अब तो वो राजकुमारी रानी बन गई फ्रांस की, ठीक है। तो राजा रानी आ गए हैं, लेकिन राजा रानी को एक शौक लगता है फ्रांस की राजगद्दी पे बैठने के बाद, जब उन्हें ये पता चलता है कि फ्रांस की तो तिजोरी ही खाली है, यहाँ तो पैसा ही नहीं है भाई, किस बात के राजा हैं हम लोग, पैसा क्यों नहीं है फ्रांस के अंदर। तो उसके पीछे भी रीजंस पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रीजंस फॉर एन एम्प्टी ट्रेजरी, व्हाट वर द रीजंस? अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर 3 रीजंस आपके पास लिखने के लिए आएंगे। 3 रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन था कि फ्रांस के पास पैसा इसलिए नहीं था क्योंकि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर, लड़ाई झगड़े के चलते हुए फ्रांस ने बच्चों बहुत पैसा खर्च डाला था। क्योंकि देखो यार, लड़ाई झगड़े ऐसे थोड़ी ना होते कि पत्थर थोड़ी मारते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर, हाथ में जो आता है बॉटल उठा के जूता उठा के मारेंगे नहीं ना। तो उसके लिए हथियार आपको चाहिए, बहुत सारा पैसा आपको खर्चना पड़ता है आर्मी के लिए, ऑल ऑफ दैट। तो क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक लड़ाइयां लड़ता रहा था फ्रांस, इस वजह से उसके बहुत सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो गए थे। सो दिस इज रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 था the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। अब बच्चों बहुत बड़ा सा इन्होंने कोर्ट बनाया, राज दरबार बनाया वर्सेल्स के अंदर, तो उसको मेंटेन, अब जितनी महंगी चीज होगी उसकी मेंटेनेंस में भी उतना ही पैसा लगेगा, तो वहां पे बहुत पैसा जा रहा था। और तीसरा रीजन था कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। अब अमेरिका के अंदर कुछ कॉलोनीज को, 13 कॉलोनीज जो थी, तो बच्चों आपको पता है ना कॉलोनीज क्या होती है ना, जो किसी दूसरे फॉरेन पावर के शासन में है, तो उन कॉलोनीज को आजाद करवाने के लिए फ्रांस ने बहुत मेहनत करी और पैसा लगा डाला अपना। तो ये 3 रीजंस की वजह से फ्रांस के पास पैसा नहीं था, एम्प्टी ट्रेजरी थी। तो अब लुई 16 को टेंशन हो गई है कि यार अब हम पैसा कहां से लाएंगे, पैसे की तो जरूरत है ना, पूरी जगह को चलाना है आप लोगों को, अपने राज दरबार को चलाना है, वेयर विल यू गेट द मनी फ्रॉम? द क्वेश्चन इज दैट। अभी लाएंगे वो भी अभी अपना दिमाग चला रहे हैं। अब जरा देखिए, अभी पैसे वाली चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये पॉइंटर अपने दिमाग में रखना कि पैसा लेकर आना है, कहां से लेकर आना है। लुई 16 भी सोच रहे हैं, आप भी सोचना। दूसरी चीज देखते हैं, फ्रांस के अंदर अब समाज किस तरीके का था। तो देयर वाज अ सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स। बच्चों सोसाइटी ऑफ एस्टेट्स का मतलब है कि समाज में ना लोगों के बीच में बहुत अंतर कर रखा था। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, लोगों को 3 ग्रुप्स में बांट रखा था। फर्स्ट एस्टेट होता था सबसे टॉप मोस्ट, ठीक है, जो समाज में सबसे ऊंचे तबके के लोग हैं। कौन थे ये लोग? ये थे क्लर्जी। क्लर्जी यानी कि बच्चों जो चर्च से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है। तो सारे फादर्स, प्रीस्ट्स, पंडित वंडित जो ये लोग होते हैं चर्च से जुड़े हुए, वो सारे लोग फर्स्ट एस्टेट में आते थे। सेकंड एस्टेट में थी नोबिलिटी। नोबिलिटी का मतलब है जो बहुत अमीर लोग हैं, अरिस्टोक्रेट्स हैं, जैसे जो राजा महाराजा के रिलेटिव्स एंड ऑल ऑफ दोज पीपल बिलोंग टू द सेकंड ग्रुप, जिनके पास बहुत जमीनें भी थी, बहुत पैसा था, ऑल ऑफ दोज रिच पीपल। थर्ड एस्टेट में लोग थे जो काम करते थे, ठीक है। अब काम करने में भी कुछ लोग अमीर होते हैं जो काम करते हैं, कुछ लोग गरीब होते हैं जो काम करते हैं। अब कुछ अमीरों में आते थे बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, ट्रेडर्स, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, लॉयर्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, ये सब।
साथ ही में पेजेंट्स और आर्टिसंस, कुछ लोग जो कलाकारियां करते थे, कुछ लोग हमारे किसान, और साथ ही में कुछ ऐसे भी लोग थे थर्ड एस्टेट के अंदर जो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जैसे कि जिनके पास, जो खेती का काम तो करते थे लेकिन जिनके पास अपनी खुद की जमीनें भी नहीं हुआ करती थी। तो स्मॉल पेजेंट्स हो गए जिनके पास बहुत छोटी जमीनें, कुछ लैंडलेस लेबरर्स हो गए जिनके पास जमीनें ही नहीं है, ठीक है, और सर्वेंट्स जो लोग दूसरों के घरों में काम करते थे। तो इस तरीके से थर्ड एस्टेट के अंदर एक मिक्स्ड टाइप की पॉपुलेशन थी, बट बेसिकली ऑल दोस पीपल हु वर एंगेज्ड इन सर्विसेज, जो काम धंधा करते थे कुछ। नाउ फ्रेंच सोसाइटी 18वीं सेंचुरी में 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी, और सिर्फ थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स थे यही लोग टैक्सेस पे करते थे, क्योंकि बच्चों 2 फर्स्ट एस्टेट के जो लोग थे वो तो प्रिविलेज थे, उनके पास तो पहले से ही विशेष अधिकार थे कि भाई हम तो एक तरीके से बहुत पैदा, वो बोलते हैं ना कि पैदा हुआ है, चांदी का चमचा लेके पैदा हुआ है, तो इस तरीके से तो उन दोनों एस्टेट्स के लोगों को एक तरीके से विशेष अधिकार दिए गए थे, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ, कि आप लोग क्योंकि इस एस्टेट में पैदा हो रहे हो, नेपोटिज्म हो रहा है, मतलब खुलेआम नेपोटिज्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कोई टैक्स भरने ही नहीं है, टैक्स भरेगा हमारा थर्ड एस्टेट, सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट। ये जो एस्टेट सिस्टम था, यहाँ पर फ्यूडल सिस्टम भी चलता था। अब बच्चों यहाँ पर ना, मेरे को पता है कि पूरे चैप्टर के अंदर फ्यूडल सिस्टम बार बार रिपीट होता है, तो एक बार इसको ढंग से समझ ही लो, फिर ही आगे चलेंगे। तो उस टाइम पे फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम चलता था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब है हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास अपनी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी। ये फ्यूडल लॉर्ड्स अपनी जमीनें जो है सर्वेंट्स को दे देते थे, जिनको सर्फ्स बोला करते थे, SERFS, ठीक है। तो उन सर्वेंट्स को दे देते थे, यानी कि जो लैंडलेस लेबरर्स होते थे उनको जो है ये जमीनें दिया करते थे, और बदले में, जमीनों के बदले में ये उन लैंडलेस लेबरर्स से काम करवाते थे अपने लिए, कि कल को कुछ भी काम कि तुम्हें हमारे लिए, चाहे घर का कोई काम हो, चाहे बाहर का कोई काम हो, सड़क बनानी हो, कुछ भी, तो एनी सर्विस। सो इन द सेंस, बस मैं एक फ्यूडल लॉर्ड हूं, मेरे पास जमीन है, मैंने उस किसान को दे दी कि भाई तुम इस पे काम कर लो, और उसके बदले में मैं उससे कुछ भी जो मेरा मन कर रहा है मैं उससे काम करवा रही हूँ, उसको एक लेबर की तरह ट्रीट कर रही हूँ। तो इस तरीके का फ्यूडल सिस्टम भी चलता था। साथ ही में बच्चों, फ्रांस के अंदर 1789 से पहले जो भी समाज था या जो भी इंस्टीट्यूशंस थे, संस्थान थे, उस समय को बोला जाता है द ओल्ड रेजीम, क्योंकि इसके बाद तो रेवोल्यूशन आती है ना, तो चीजें बदल जाती हैं। तो जो फ्रेंच समाज था और जो इंस्टीट्यूशंस थे बिफोर 1789, दैट वाज नोन एज द ओल्ड रेजीम। आगे देखिए, फर्स्ट 2 एस्टेट्स के जो मेंबर्स थे, यानी कि क्लर्जी और नोबिलिटी, ये लोग कुछ प्रिविलेजेस बाय बर्थ, यानी कि कुछ विशेष अधिकार अपने पैदा होने की वजह से एंजॉय करते थे, वही नेपोटिज्म था, ठीक है। लेकिन जो पेजेंट्स थे, उन बेचारे लोगों को काम करना पड़ता था, फ्यूडल लॉर्ड को सर्विस देनी पड़ती थी, उनके घर में काम करना पड़ता था, उनके खेतों में काम करना पड़ता था। कभी कभी अगर वो बोले कि भाई आर्मी में जाके भी काम करो, आर्मी में भी सर्व करो, तो वो भी करना पड़ता था। और सड़क बनाने का काम भी अगर वो कल को बोले करने के लिए, तो वो भी करना पड़ेगा। तो इन द सेंस फ्यूडल सिस्टम के चलते बच्चों, फ्यूडल लॉर्ड ने अगर आपको जमीन दे दी है काम करने के लिए, तो आप, यू आर ऑब्लिगेटेड कि कल को वो आपको कुछ भी बोले, सड़क बनाने से लेके, आर्मी में जाने से लेके, उनके घर का काम करने से लेके, आपको सब कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। पेजेंट्स 90% थे हमारी जनसंख्या के, लेकिन उनमें से बहुत ही कम पेजेंट्स ऐसे थे जिनके पास खुद की जमीनें होती थी। 60% जो जमीन थी वो हमारी नोबिलिटी, चर्च, और जो बाकी थर्ड एस्टेट के अमीर लोग थे वो ओन करते थे। बच्चों, यानी कि देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि 90% जो पूरी पॉपुलेशन थी, 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज कंप्राइज्ड ऑफ पेजेंट्स। 90% जनसंख्या सिर्फ किसान ही थे, लेकिन उस 90% में से बहुत ही कम ऐसे किसान थे जिनके पास अपनी खुद की जमीनें हो, यानी कि मेजॉरिटी किसान ऐसे थे जिनके पास खुद की जमीनें ही नहीं थी, जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जिनको लेबर की तरह फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए काम करना पड़ता होगा। इट वॉज लाइक दैट। प्लस थर्ड एस्टेट वाले लोगों को टैक्स भी देना पड़ता था। तो कौन कौन से टैक्स, अब यहां पर ना आता है कि कौन कौन से टैक्सेस ये थर्ड एस्टेट के लोग भरते थे। बच्चों, यहां पर देखो, मैं आपको टैक्सेस बताऊंगी, तो लेट्स टॉक अबाउट द टैक्सेस। सबसे पहला टैक्स था हमारा टिथेस। टिथेस जो टैक्स था, ये थर्ड एस्टेट के लोग देते थे हमारे चर्च को। तो चर्च एक स्पेशल टैक्स लेवी करता था, which was 1/10 of the agricultural produce। तो किसान जो भी फसल उगा रहा है, उसकी 1/10 जो फसल होगी
वो चर्च को उसे देनी पड़ेगी एज द टिथेस, टैक्स है, भरना पड़ेगा 1/10 ऑफ द फसल। ओके, दूसरा टैक्स था यहां पर टेल। अब ये मैम टेल कौन सा टैक्स है? तो बच्चों टेल ये एक ऐसा टैक्स होता था जो कि आपको डायरेक्टली स्टेट को पे करना होता था। ठीक है, डायरेक्टली स्टेट को पे करना होता था, यानी कि सरकार को पे करना होता था। और उसी के साथ साथ बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी पे करने होते थे। जैसे कि जो आप जो भी सामान खरीदोगे तो वो डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा है टैक्स, इनडायरेक्टली है कि जैसे आपने कोई भी जरूरत का सामान खरीदा, जैसे कि नमक खरीदा या टोबैको खरीदा, तंबाकू खरीदा, तो ऐसी चीजों पर भी टैक्स ऑलरेडी लगा होता था, तो वो इनडायरेक्टली आप पे कर रहे हो। तो एवरीडे आइटम्स ऑफ कंजम्पशन पर टैक्स लगा होता था, इनडायरेक्ट टैक्सेस। टिथेस जो कि डायरेक्टली चर्च को जाता था 1/10 ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और टेल भी एक टैक्स होता था जो डायरेक्ट गवर्नमेंट लेती थी। और ये सारा टैक्स दे कौन रहा है? ये सारा टैक्स देना पड़ता था सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट के लोगों को। अब बच्चों यहाँ दिक्कत हो गई है ना, अब थर्ड एस्टेट के लोग जब उनमें थोड़ी जागरूकता आएगी, थोड़ी बुद्धि आएगी, तो वो लोग क्वेश्चन करने लगेंगे ना कि भाई सिर्फ हमसे ही क्यों टैक्स लिया जा रहा है, बाकी 2 एस्टेट के भी तो लोग हैं। जैसे कि अब बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत नेपोटिज्म चलता है, तो इसलिए जो बाहर के लोग होते हैं वो बोलते हैं ना कि यार हमें ही क्यों स्ट्रगल करना पड़ता है, इन लोगों को तो फ्री में मूवीज मिल रही है ना। क्यों? कि जस्ट बिकॉज दे हैव बीन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर फैमिली, तो वो प्रिविलेज्ड है। तो इसी तरीके से अब हमारे जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं वो अब सवाल उठाने लगेंगे, गुस्सा आ रहा है उनको कि यार सिर्फ हम ही क्यों टैक्स भर रहे हैं, बाकी लोग टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं। और प्लस यार ये भी देखो ये कितनी नाइंसाफी है कि थर्ड एस्टेट के लोगों में ही कितने ज्यादा गरीब लोग हैं, उनको भी इतने सारे टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाते हैं। चलिए तो अब ना हम लोग जरा आगे आ जाते हैं और यहाँ पे बच्चे लोग बात कर लेते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव की। स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस, यानी कि लोग जो है गुजारा करने के लिए भी संघर्ष कर रहे थे। ऐसा क्या हुआ फ्रांस में उस समय पर कि लोग गुजारा नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, और बच्चों ये गुजारा जो नहीं कर पा रहे थे ना, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये होता है जब आपके जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होते हैं उस पे खतरा मंडराने लगता है। बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़ा मकान, इन चीजों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। यही जो बेसिक चीजें हैं जो कि आपको जीने के लिए चाहिए, वही आपको आसानी से नहीं मिल रही, एंड दैट इज व्हाई पीपल वर स्ट्रगलिंग। तो देखिए हुआ क्या था, let's look at it. The population of France rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. This led to a rapid increase in the demand for food grains. So the price of bread, which was the staple diet of the majority, rose rapidly. Most workers were employed as laborers in workshops whose owner fixed their wages. तो देखिए सबसे पहली चीज फ्रांस के अंदर हो क्या रही है, लेट्स लुक एट इट स्टेप बाय स्टेप। फ्रांस के अंदर जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, वो बढ़ गई है। 23 मिलियन हुआ करती थी 1715 में, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई 1789 तक। अब ऑब्वियस सी बात है यार कि पॉपुलेशन क्या हो रही है, ध्यान से समझना, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो डिमांड फॉर फूड जो होगा, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा खाना भी खाएंगे, तो डिमांड फॉर फूड या डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स दैट ऑल्सो इंक्रीज्ड। अब जब डिमांड बढ़ रही है, अगर बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं फूड ग्रेन्स का, तो उसके हिसाब से सप्लाई भी फूड ग्रेन्स की बढ़नी चाहिए ना। अगर सप्लाई उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी तो कमी हो जाएगी मार्केट में फूड ग्रेन्स की, खाने के लाले पड़ जाएंगे, तो वही चीज होती है। तो हम लोग देखते हैं डिमांड बढ़ती है, बट क्योंकि सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती, इस वजह से बच्चों जो चीज कम है मार्केट में और लोग बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं उसकी, तो उसका प्राइस भी तो बढ़ जाएगा। प्राइस ऑफ ब्रेड, जो कि वहां के लोगों की स्टेपल डाइट थी, जो लोग दिन रात खाते थे, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो डिमांड फॉर फूड के इंक्रीज होने की वजह से प्राइस जो है ऑफ फूड इट ऑल्सो वेंट अप, महंगाई हो गई, खाने के दाम बढ़ गए। मोस्ट वर्कर्स, मैक्सिमम जो वर्कर्स थे वो लेबर की तरह काम किया करते थे वर्कशॉप्स के अंदर, जिनके ओनर्स ने उनकी वेजेस यानी कि उनकी दिहाड़ी फिक्स कर रखी थी। अब ये वेजेस जो है वो बढ़ी नहीं, लेकिन मार्केट में दाम बढ़ते रहे, इस वजह से पुअर और रिच के बीच का जो अंतर था, जो गैप था, वो बढ़ता गया। क्या बोल रही हैं मैम, जरा ध्यान से सुनो। जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, अ लॉट ऑफ पीपल, दैट मीन्स ज्यादा पेट, ज्यादा लोग हैं, लोगों के पेट भरने हैं। अब लोग डिमांड कर रहे हैं खाने की, बट उतना ज्यादा खाना मार्केट में अवेलेबल नहीं है।
खाने की शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से खाने का जो दाम है वो बढ़ गया है। अब यार मार्केट में महंगाई हो गई है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो लेबर की तरह काम करते हैं उनकी दिहाड़ी बिल्कुल फिक्स कर रखी है उनके ओनर ने। मतलब मैं पहले भी 200 रुपए कमाती हूँ तो कोई चीज मार्केट में मैं खरीदती थी वो 10 रुपए की मिलती थी। मैं आज भी 200 रुपए ही कमाती हूँ, लेकिन वो जो चीज 10 रुपए की मिलती थी आज वो 100 रुपए की हो गई है। तो यार मेरी वेजेस तो बढ़ी नहीं, कमा तो मैं आज भी उतना ही रही हूँ, लेकिन मार्केट में महंगाई अगर बढ़ जाएगी तो फिर बच्चों मैं गरीब हो जाऊंगी ना एक तरीके से, ठीक है, पहले के मुकाबले में और ज्यादा गरीब हो गई हूँ। तो इसका यही मतलब है कि जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब हो रहे थे, और उनके और अमीरों के बीच में जो गैप था, जो अंतर था, वो बढ़ता ही चला जा रहा था। ठीक है, देन व्हाट हैपेंड? सो दिस वाज हैपनिंग। फसल खराब होती है, बैड हार्वेस्ट होती है, जिसकी वजह से देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स। स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स का मतलब है कि जो सप्लाई है, शॉर्टेज है, सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज्यादा थी मार्केट के अंदर, इस वजह से फूड प्राइसेस बढ़ गए। अब जो गरीब लोग थे वो ब्रेड नहीं खरीद पा रहे थे। अब इसके दो सीन हुए, गरीब लोग ब्रेड नहीं खरीद पा रहे हैं, खाना नहीं खरीद पा रहे हैं, तो एक तो वो कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। ठीक है, वीक होने की वजह से वो लोग जल्दी से बीमारियां भी पकड़ेंगे, और बीमारी लग जाएगी तो लोग मर भी जाएंगे। साथ ही में अगर गरीब लोग खाना नहीं खरीद पा रहे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खाना, जो कि बहुत कम है, उसके लिए लड़ेंगे एक दूसरे से कि ब्रेड तो 10 पैकेट ही पड़ी है, यहाँ पे 100 लोग खड़े, तो लोगों के बीच में दंगे होंगे खाने के लिए कि यार मैं वो ब्रेड का पैकेट लूंगा, मैं वो ब्रेड का पैकेट लूंगा। फूड राइट्स होने लग गए, जिसकी वजह से भी नंबर ऑफ डेथ्स केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। तो बच्चों पूरे स्टेट को बोला जा रहा है सबसिस्टेंस क्राइसिस, जहां पे लोगों की जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड थी, रोटी कपड़ा मकान, उन पर खतरा मंडरा रहा था। लोग जो है अपनी बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को पूरा नहीं कर पा रहे थे, और गरीब जो लोग थे वो मर रहे थे इस सिचुएशन के अंदर, खाना नहीं उनको मिल पा रहा था। ठीक है, तो ये सारी स्थिति हो रही थी। साथ ही में अभी तक क्या हुआ है देखो, अभी तक आपने देखा है कि लुई 16 पावर में आए हैं, लुई 16 को मिली है एक खाली तिजोरी, टैक्सेस भर रही है सिर्फ एक ही एस्टेट, वो है हमारी थर्ड एस्टेट। ठीक है, उसी के साथ साथ समाज के अंदर एक सबसिस्टेंस क्राइसिस हो रहा है, जहां पे जो गरीब लोग हैं उनको खाना नहीं मिल पा रहा, उनकी मौत हो रही है इस चक्कर में। साथ ही में अब ना लोगों के बीच में जो जागरूकता है वो फैलने लगेगी कि उनके साथ जो हो रहा है वो कितना गलत हो रहा है, और ये जागरूकता को फैलाने का काम करेंगे हमारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स बच्चों, जैसे कि जॉन लॉक, रूसो। ठीक है, ये सारे लोग। अब सबसे पहले जॉन लॉक जो है एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, और ये एक अपना आइडिया देते हैं इन हिज 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट। ही sought to refute the doctrine of the divine and absolute right of the monarch। देखिए बच्चों, ये है जॉन लॉक और ये है एक पॉलिटिकल फिलोसोफर, और जॉन लॉक यहाँ पर अपनी किताब लिखते हैं 2 treatises ऑफ गवर्नमेंट, और इसके अंदर वो बोलते हैं, वो अगेंस्ट जाते हैं, दो चीजों के खिलाफ जाते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि मैं डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन के खिलाफ हूं। डिवाइन कौन होता है? जिसको, अरे वो रैपर डिवाइन नहीं बच्चों, डिवाइन यानी कि जिसको भगवान माना जाता है, द सुप्रीम, द अलमाइटी, द गॉड। ठीक है, क्या हो रहा था, लोग ना उस टाइम पे राजा अपनी मनमर्जी से क्यों रूल कर रहा था? क्योंकि लोग ऐसा मानते थे कि जो राजा है ना वो भगवान का अवतार है, भगवान स्वयं उतर कर आए हैं जमीन पर। ठीक है, और इस वजह से भगवान समझकर उस राजा को लोग कुछ भी करने देते थे, कि क्योंकि वो भगवान का अवतार है, वो हमारा राजा है, भगवान ने उसको हमारे लिए भेजा है, इसलिए वो जो करे इट इज जस्टिफाइड। तो जॉन लॉक इस डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन के खिलाफ बोलते हैं कि भाई कोई भगवान नहीं है, वो तुम बेवकूफ हो। और उसी के साथ में दूसरी चीज, एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। तो क्योंकि वो तो भगवान के अवतार हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मोनार्क का ना एक एब्सोल्यूट राइट माना जाता था कि ही कैन डू व्हाटएवर दैट ही वांट्स टू डू, एब्सोल्यूट तरीके से, कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई पाबंदी नहीं, जो मन में आए करो, किसी से पूछना ही नहीं है। तो ये दोनों चीजों के खिलाफ जॉन लॉक बोलते हैं, और बोलते हैं कि भाई ये कोई भगवान का अवतार नहीं है, और इसी वजह से इट इज नॉट जस्टिफाइड व्हाटएवर द किंग इज डूइंग। ठीक है, तो ये जागरूकता फैलाते हैं। उसके बाद दूसरे थिंकर हमारे आते हैं जीन जैकिस रूसो, और जीन जैकिस रूसो की बात सुनिएगा। रूसो ने अपना आइडिया, मतलब इसी आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करा, एंड वो एक गवर्नमेंट की बात करते हैं बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब रूसो बोल रहे हैं कि यार एक सरकार होनी चाहिए जो कि लोगों की मर्जी से बनी हो। अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक एक डायनेस्टिक रूल चल रहा है, नेपोटिज्म चल रहा है। राजा है, राजा का बेटा राजा है, फिर राजा का बेटा राजा है, और ऐसे करके
लोगों ने तो कोई अपना कंसेंट नहीं दिया, लोगों ने तो कोई सरकार नहीं बनाई है, ना लोगों के हिसाब से कुछ चल रहा है। तो यहाँ पर रूसो ने भी वही बात बोली। रूसो ने बोला कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए, यानी कि लोग जो हैं वो मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाए वेर इन दे आर सेइंग कि यस वी वांट टू क्रिएट अ गवर्नमेंट, वी वांट टू हैव अ गवर्नमेंट, और लोग अपने खुद के प्रतिनिधियों को चुने, अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करें हु विल रूल ऑन देयर बिहाफ, जो लोगों के बिहाफ पे उन पे रूल करें, और तभी वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो लोगों की बात भी सुनेंगे, राइट। तो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए लोगों के और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स में, और एक ऐसी सरकार होनी चाहिए। तो इसकी बात रूसो करते हैं और मोनार्की का जो रूल था उसको हटाने की बात करते हैं। फिर तीसरे थिंकर आते हैं हमारे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जी को भी देख लीजिए। मॉन्टेस्क्यू जी अपने स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखते हैं एक डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। और बच्चों यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू भी आकर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि गवर्नमेंट तो होनी ही चाहिए, लोगों द्वारा क्रिएटेड होनी चाहिए, प्लस गवर्नमेंट के अंदर भी पावर सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए, किसी एक इंसान के पास पावर नहीं होनी चाहिए। जैसे मोनार्की में क्या था, मोनार्की की जो गवर्नमेंट थी वहां पर तो एक ही के पास पावर थी, राजा। राजा वाज द सोल अथॉरिटी, सारी पावर राजा के पास। तो यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू वही बात बोल रहे कि एक इंसान के हाथ में पावर ना होने की बजाय पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द डिफरेंट organs of the government such as the legislature, executive and the judiciary। तो इन सभी ऑर्गन्स के बीच में पावर बटी होनी चाहिए। अब बच्चों ये सारे के सारे पॉलिटिकल फिलोसोफर्स अपनी थिंकिंग को एक तरीके से व्यक्त करते हैं, लोगों तक अपने आइडियाज पहुंचाते हैं, लोगों को इनके आइडियाज पता चलते हैं, और लोग जो है इनके आइडियाज पर डेफिनेटली सुनते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। कॉफी शॉप्स में, कहीं पब्लिक प्लेसेस में खड़े होते हैं तो डिस्कस करते हैं, जैसे पान की दुकान पे खड़े होकर लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे वाली चीज समझ लो, ठीक है। एंड देयर आइडियाज केप्ट ऑन रिवॉल्विंग इन द माइंड्स ऑफ पीपल। एंड लोग जो कि शायद इस टाइम तक सिर्फ इस वजह से मोनार्कियल रूल को झेल रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। लोगों का माइंड ही उतना विकसित नहीं था कि वो सोच सके कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और उनको एक तरीके से मोनार्की का जो रूल था वो जस्टिफाइड लगता था, ये सोचकर कि शायद राजा भगवान का अवतार है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, हमारी बात तो सुनेंगे नहीं। तो इस तरीके से पीपल यूज्ड टू जस्टिफाई द मोनार्कियल रूल। लेकिन जब ये पॉलिटिकल फिलोसोफर्स आते, अपनी थिंकिंग फैलाते हैं, तो लोगों के मन में भी ये सब ख्याल आने लगे, और लोग भी बच्चों एक तरीके से और जागरूक होने लगे और मोनार्की के रूल को अपोज करने लगे, ठीक है। तो ये तो जागरूकता फैलाने की बात हो गई। तो बहुत ही बढ़िया सिनेरियो हो रहा है। एक तरीके से सोसाइटी के अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी है, बहुत ज्यादा असमानता है। एक थर्ड एस्टेट है जो सिर्फ टैक्सेस पे कर रहा है, प्लस गरीब लोग जो है वो मर रहे हैं, भूखमारी से मर रहे हैं, है ना, भूखे मर रहे हैं। साथ ही में उसी के साथ साथ अब लोगों के अंदर जागरूकता और फैलने लग गई है। तो एक तरीके से माहौल बहुत गर्म हो रहा है, और किसी भी टाइम गर्म होते 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 कभी तो वो गुस्सा निकलेगा, कभी तो कोई चीज होगी ना, तो वही होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब जो है क्रांति आएगी, और कैसे आएगी देखिए। तो पूरा बैकड्रॉप आपने समझ लिया। अब ओल्ड रेजिम का जो फ्रांस था, इस टाइम पे मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल, ठीक है, alone, on his will alone. Rather, he had to call a meeting of the Estates General, which would then pass his proposals for the new taxes. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. तो बच्चों ओल्ड रेजीम का जो फ्रांस था, यानी कि 1789 से पहले का जो फ्रांस था, उस टाइम पर राजा अकेला ये निर्णय नहीं ले सकता था कि उसको टैक्सेस बढ़ाने हैं। आप सभी को याद है फ्रांस की तिजोरी खाली है, उस तिजोरी को भरने के लिए अब हमें टैक्सेस लगाने पड़ेंगे लोगों के ऊपर, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। लेकिन ये पावर राजा के पास थी नहीं टैक्सेस को बढ़ाने की। इस वजह से बच्चों राजा को ना इस चीज के लिए एस्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एस्टेट्स जनरल एक बॉडी होती थी जिसके अंदर तीनों ही एस्टेट्स के लोग मौजूद थे। अब कब मीटिंग बुलानी है ये राजा के पास निर्णय लेने की शक्ति थी, तो राजा ने बुलाई मीटिंग। लास्ट टाइम 1614 में ऐसी मीटिंग हुई थी, और अब 1789 में जाकर ये मीटिंग हो रही थी एस्टेट्स जनरल की। तो अब एस्टेट्स जनरल की मीटिंग में तीनों ही एस्टेट्स के लोग आते हैं। कितने कितने आते हैं? फर्स्ट और सेकंड एस्टेट से 300 लोग आते हैं, मतलब 300 लोग फर्स्ट एस्टेट से, 300 लोग सेकंड एस्टेट से। और क्योंकि थर्ड एस्टेट के अंदर सबसे ज्यादा लोग थे तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं 600। फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे टोटल मिलाकर 600, वो लोग
सीटों पर उनको बिठाया जाता है फेसिंग ईच अदर। तो यहाँ एक तरीके से फर्स्ट स्टेट के लोगों को बिठा दिया, सेकंड स्टेट के लोगों को बिठा दिया, चेयर है उनके लिए। लेकिन जो 600 लोग थर्ड स्टेट से आए हैं, इनके लिए कुर्सियां नहीं थी, तो इनको खड़ा रहना पड़ता था पीछे। Peasants, artisans, women, they were not allowed entry in the assembly, but what about their grievances and demands? बच्चों, थर्ड स्टेट से जो 600 रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि 600 प्रतिनिधि आए थे, ये सारे थर्ड स्टेट के अमीर लोग थे, ठीक है, वेल्दी पीपल थे। तो जो गरीब बेचारे हमारे पेजेंट्स हैं, आर्टिसंस हैं और जो महिलाएं हैं, उनको तो एंट्री ही नहीं दी गई। अब ऑब्वियस सी बात है कि उनके कुछ दुख थी, तकलीफें थी, तो उन दुख तकलीफों का क्या, उनकी मांगों का क्या? तो इनके जो दुख तकलीफ और मांगे थी, उन सभी चीजों को 40,000 लेटर्स के अंदर लिखा गया था, 40,000 चिट्ठियों में लिखा गया था। और वो 40,000 चिट्ठियां हमारे ये 600 रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि थर्ड स्टेट से आए थे, वो अपने साथ लेकर आए थे इस मीटिंग में। यहां तक क्लियर हुआ? लुई 16 राजा बने, उनको मिली एम्प्टी ट्रेजरी। अब उनको लगाना है टैक्स, क्योंकि उनको चाहिए पैसा, पर टैक्स लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास नहीं है। उसके लिए उनको एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी है। उन्होंने एस्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलाई। एस्टेट्स जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसके अंदर 300 लोग फर्स्ट स्टेट के हैं, 300 लोग सेकंड स्टेट के हैं और 600 लोग थर्ड स्टेट के हैं। थर्ड स्टेट के जो 600 लोग हैं वो सारे वेल्दी लोग हैं, बाकी गरीब लोग आए नहीं, महिलाएं नहीं आई, और उनके ग्रीवेंसेस डिमांड्स 40,000 चिट्ठियों में लेकर आई गई हैं। चलिए अब आगे क्या होता है ये भी देखते हैं। वोटिंग एस्टेट्स जनरल के अंदर पहले के टाइम पे होती थी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच एस्टेट हैड वन वोट। दिस टाइम ऑल्सो लुई 16 वॉज डिटर्मिन्ड टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस। तो बच्चों अब वोट लेना था टैक्स लगाने का, तो लुई 16 सिंपली सबसे पूछेंगे कि मुझे टैक्स लगाना है लोगों के ऊपर और उसके लिए आपका वोट चाहिए। अब वोटिंग कैसे होगी? फर्स्ट स्टेट के जो 300 लोग हैं उनका एक वोट होगा, सेकंड स्टेट के जो 300 लोग हैं उनका भी एक ही वोट होगा, और जो थर्ड स्टेट के 600 लोग हैं उनका भी एक ही वोट गिना जाएगा। तो पहले के टाइम पे तो ऐसे ही वोटिंग होती थी, और लुई 16 बिल्कुल डिटर्मिन्ड थे, बिल्कुल उन्होंने सोच रखा था कि इस बारी भी हम उसी तरीके से वोटिंग को कंटिन्यू करवाने वाले हैं। मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड that voting should now be conducted by the assembly as a whole, where each member would have one vote. King rejected this proposal. Member of third estate walked out of the assembly in protest. But यार लुई 16 के चाहने या ना चाहने से क्या ही हो जाएगा? अभी पूरा फ्रांस का तड़कता भड़कता सा माहौल हम देख कर आए हैं। थर्ड स्टेट के लोग इस टाइम पे बहुत गुस्से में हैं। टैक्स भी तुम हमसे ले रहे हो, मर भी हमारे लोग रहे हैं, क्या है ये सब? प्लस पॉलिटिकल फिलोसोफर्स के आइडियाज उनके दिमाग में घूम गए हैं, असर कर गए हैं। तो इस बारी थर्ड स्टेट के लोग ये बोलते हैं कि यार ये वोटिंग तो बड़े अनफेयर तरीके से होती है, बल्कि वोटिंग इस प्रिंसिपल पे होनी चाहिए कि हर मेंबर का एक वोट होना चाहिए, सभी का एक एक वोट होना चाहिए। मतलब फर्स्ट स्टेट के 300 लोग हैं तो 300 वोट, सेकंड के 300 लोग हैं तो 300 वोट, और थर्ड स्टेट के 600 लोग हैं तो 600 वोट। क्योंकि हम जब लोग ही ज्यादा हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ही ज्यादा हैं, तो वोट भी तो हमारे उस हिसाब से होने चाहिए ना। ये क्या होता है कि 300 लोगों का भी एक ही, 300 लोगों का भी एक ही, और हम पूरे 600 लोगों का भी एक ही वोट, तो ये तो अनफेयर है। तो बच्चों सिंपली देखो, पहले क्या हो रहा था, जैसे कि 300 लोग फर्स्ट स्टेट के, 300 लोग सेकंड स्टेट के, और ये 600 लोग है, डबल है बिल्कुल थर्ड स्टेट के, सबका एक एक वोट माना जा रहा है, इसका एक वोट, इसका एक वोट, इसका एक वोट। लुई 16 इसी से कराना चाहते थे, बट थर्ड स्टेट के लोगों ने बोला कि नहीं, हर इंसान का एक वोट होना चाहिए। तो यहाँ के 300 वोट, 300 वोट और हमारे 600 वोट, टोटल सब वोटों को काउंट करो, 1 पर्सन 1 वोट के हिसाब से वोटिंग करो। बट लुई 16 मानते ही नहीं ये प्रपोजल, वो मानते ही नहीं। इस वजह से थर्ड स्टेट के लोग बुलबुला कर गुस्से में बिल्कुल असेंबली से बाहर को निकल जाते हैं कि भाई हमको फिर तुमसे कोई लेना देना नहीं है, हम जा रहे हैं, बाय बाय टाटा राम राम। ठीक है, तो वो तो निकल जाते हैं असेंबली से, कहते हैं हमें कोई लेना देना ही नहीं है, बाय बाय। तो ये लोग प्रोटेस्ट में निकलते हैं। उसके बाद बच्चों ये जितने भी थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अब हम पूरे फ्रेंच नेशन के स्पोक्स पर्सन हैं, हमें जो है सबके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, और जितने भी यहाँ पे गलत हरकतें चल रही हैं सबको रोकना पड़ेगा।
20 जून को ये सारे के सारे लोग एक हॉल में एकत्रित होते हैं of an indoor tennis court in the grounds of Versailles. They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch. They were led by Mirabeau and Abbé Sieyès. अब ये लोग निकल तो जाते हैं एस्टेट्स जनरल की मीटिंग से और 20 जून को ये लोग एक इंडोर हॉल, एक इंडोर टेनिस कोर्ट, तो टेनिस कोर्ट में टेनिस खेलने नहीं गए थे, इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं। वर्सेल्स का इंडोर टेनिस कोर्ट था और वहां पर ये लोग अपने आप को डिक्लेयर कर देते हैं कि वी आर अ नेशनल असेंबली, ठीक है, और हम तब तक यहां से नहीं हिलेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक संविधान को ड्राफ्ट नहीं कर लेते, कच्चा चिट्ठा जो है संविधान का जब तक हम तैयार नहीं कर लेते, हम यहां से टसते मस नहीं होने वाले हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशन से हम राजा की पावर्स पर लगाएंगे लिमिटेशंस, क्योंकि राजा अब तक अपनी मन मर्जी से रूल करता है, पर अब हम लगाएंगे उनकी पावर्स पे लिमिटेशंस। और इन लोगों को लीड कर रहे थे बच्चों दो लीडर्स, थर्ड एस्टेट के लोगों को लीड करने वाले थे मिराबियो और अबे सईस। अबे सईस जो थे वो एक बच्चों वो फर्स्ट एस्टेट को बिलोंग करते थे, वो एक प्रीस्ट थे, पंडित थे, लेकिन फिर भी वो थर्ड एस्टेट के लोगों का साथ दे रहे थे। अबे सईस ने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट भी लिखा था, व्हाट इज द थर्ड एस्टेट, ठीक है। और उसी के साथ जो मिराबियो थे, मिराबियो जो थे वो नोबिलिटी के मेंबर थे, मतलब वो सेकंड एस्टेट को बिलोंग करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें लगता था, तो ये लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे थे थर्ड एस्टेट को क्योंकि कुछ भले लोग भी तो थे यार फर्स्ट और सेकंड एस्टेट में, जिन्हें रियलाइज हो रहा था कि थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ काफी गलत किया जा रहा है और वो उनका साथ देना चाहते थे, ठीक है। सो मिराबियो और अबे सईस, इवन दो दे वर अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड एस्टेट, दे स्टिल were leading the third estate because they felt कि whatever was happening with the third estate is unfair, right? तो वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। अब क्या होता है, तो ये देखो ये इनका इंडोर टेनिस कोर्ट में ये लोग ऐसे इकट्ठे हुए हैं। A severe winter had meant a bad harvest. The price of the bread rose, and the bakers exploited the situation, hoarded the supplies. After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. तो बच्चों बहुत अच्छा, फ्रांस के अंदर और क्या क्या दिक्कतें चल रही थी, बहुत ज्यादा ठंड पड़ गई थी जिसकी वजह से फसल खराब हो गई थी। फसल खराब होने की वजह से ब्रेड के जो दाम थे वो बढ़ गए थे, और ब्रेड के दाम बढ़ गए तो अब ना क्या करते थे, जैसे मैं एक बेकर हूं और मेरे पास ब्रेड की सप्लाई आई है, सपोज 20 पैकेट आए हैं, अब मुझे पता है कि यार ये तो बड़े महंगे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, कुछ 10 पैकेट मैं अपने पास छुपा के रख लेती हूँ और बाकी 10 बेच देती हूँ, एक तरीके से और ज्यादा स्कैसिटी शो करने के लिए मार्केट में कि यार ये तो बहुत एसेंशियल कमोडिटी है, मुझे पता है कि कल को सपोज अगर मैं एक पैकेट 200 रुपए का भी बेच रही हूँ तो मुझे पता है कि कल को अगर मैं इसे 400 रुपए का भी बेचूंगी ना तो भी लोग खरीद लेंगे, तो मैं यहाँ पे वही करूंगी, होल्ड करके रख रही हूँ ताकि लोग जो है और महंगे दाम में उनको मैं बेचूं, ठीक है। तो ये जो बेकर्स हैं वो सप्लाई जो आती थी उनके उसको छुपा छुपा के रख लेते थे ताकि और महंगे में बेचेंगे। बहुत लंबे लंबी देर तक लोग जो है बेकरी के आगे लंबी लाइनें, लंबी कतारों में खड़े रहते थे और महिलाएं गुस्सा हो होकर शॉप्स में घुस जाती थी। उसी सेम टाइम पे किंग ने ऑर्डर कर दिया था ट्रूप्स को टू मूव इनटू पेरिस। बच्चों अब इसको याद करो, फर्स्ट इंसिडेंट जो हमने पढ़ा था 14 जुलाई 1789 का, कि लोग इतने गुस्से में थे, लोग इतने शक में थे, तो ये पूरा आपने उसका बैकड्रॉप समझा अभी तक कि यार वो इंसिडेंट, लोग पागल नहीं थे कि वो किंग से इतना ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि उन्होंने पूरा प्रिजन तोड़ डाला, फोर्ट तोड़ डाला। उसके पीछे देयर इज अ फुल बैकड्रॉप टू इट कि लोगों के अंदर वो शक, वो गुस्सा क्यों था, वो इन सब चीजों की वजह से था जो अभी तक हमने देखी, पूरा बैकड्रॉप देखा। तो उसी सेम समय पर किंग ने भी तो देखो ना क्या करा, अपनी सेना को भेज दिया। अब किंग ने तो सिचुएशन देखने के लिए भेजा था, पर लोगों को ये शक था कि सेना को हम पे हमला करने के लिए भेजा है, इस वजह से लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए थे। यही क्राउड जो है बैस्टिल प्रिजन को तोड़ देता है। कंट्री साइड में, कंट्री साइड यानी कि गांव में अफवाहें उड़ गई, फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव से गांव तक अफवाहें उड़ गई कि द लॉर्ड्स ऑफ द मेनर हैड हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हु वर ऑन देयर वे टू डिस्ट्रॉय द राइप क्रॉप्स। लॉर्ड्स ऑफ द मेनर कौन थे बच्चों? मेनर होता था जैसे बड़ा सा एस्टेट, तो जो लोग थे जिनके पास बहुत जमीनें होती थी, वेल्दी पीपल। ऐसी खबरें उड़ी गांव में कि ये जो लॉर्ड्स ऑफ द मेनर है, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं जिनके पास बहुत जमीन है, उन लोगों ने ना गुंडों को हायर कर लिया है और ये अब गुंडों को भेज रहे हैं हमारे खेतों में हमारी फसल को खराब करने के लिए, ठीक है। तो ये अफवाहें उड़ रही थी कि फसल को खराब करने के लिए गुंडों को भेज दिया है। तो इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा डर में आ गए थे और ये पेजेंट्स जो है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स में दे सीज्ड होज एंड पिचफोर्क्स, अटैक्ड द शैटू। अब बच्चों ये पेजेंट्स डर गए
उनको अफवाह आई कि यार ये गुंडे आने वाले हैं और ये गुंडे ना हमारी फसल को खराब करने के लिए आने वाले हैं। अब वो अपनी फसल को खराब थोड़ी ना होने देंगे। तो इस डर में ये जो पेजेंट्स थे बच्चों, बहुत सारी जगहों पर ये पेजेंट्स ना, इन्होंने क्या करा, इनके पास हथियार तो थे नहीं, तो इनके पास ना हल होता था, हल चलाते हैं जो खेती करते टाइम, और पिच फोक्स, ठीक है, तो पिच फोक्स जिससे खेती करते हैं, मिट्टी को टर्न करते हैं, ऑल ऑफ दैट। तो इन्होंने वही होज और पिच फोक्स को पकड़ा और उसी से ये जो शैटू जो होता था, शैटू का मतलब है एक कैसल, कैसल महल जो होता था, मेनर्स का घर जो होते थे, बड़ी सी रेजिडेंस होती थी, वहां जाके अटैक करने लग गए। तो बहुत सारे किसान अपने वही हल वल उठा के चले गए अटैक करने के लिए शैटू में। बहुत सारे नोबल्स, अब बहुत सारे जो नोबिलिटी के लोग थे जो उन जगहों पे रहते होंगे, वो लोग अपना घर बार छोड़ के निकल पड़े, अपने महल छोड़कर निकल पड़े और नेबरिंग कंट्रीज में चले गए। तो पड़ोसी देश में वो माइग्रेट करके चले गए कि भाई ये लोग तो हम पे हमला करने आ रहे हैं, तो इस डर में वो भाग गए। तो सोचो स्थिति कितनी ज्यादा खराब है। एक तो लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, जिसके पास खाना आ रहा है शॉपकीपर के पास, वो उनको छुपा छुपा के रखे जा रहे हैं कि हम इसको और महंगा बेचेंगे। उसी टाइम पे किंग अपने ट्रूप्स को बेच रहा है, तो लोग और गुस्सा हो गए कि अब हम अटैक करेंगे। तो बैस्टिल का प्रिजन उन्होंने तोड़ डाला। वहीं गांव में एक अलग हो रहा है, गांव के अंदर अलग सिनेरियो है कि पेजेंट्स को ये डर है कि नोबल्स ने बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स हायर कर लिए हैं, गुंडे हायर कर लिए हैं जो हमारी फसल खराब करने आने वाले हैं, तो इसलिए वो अपने जो है हल वल उठा के चल पड़े उनके घर को अटैक करने। अब वो नोबल्स पेजेंट्स के डर से अपना घर छोड़कर पड़ोसी देश में निकल लिए। तो ये सब चीजें हो रही हैं, डर का माहौल है, किसी को हर किसी पे शक है, हो क्या रहा है। तो लुई 16 ने सारी सिचुएशन देखी और बच्चों लुई 16 को पता था कि अब ना जो रेत है ना मेरे हाथ से फिसल गई है, जो पूरी की पूरी चीज है मैं कब तक कंट्रोल करके रख सकता हूं। तो इस वजह से लुई 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली जो बनी थी इंडोर टेनिस कोर्ट में उसको रिकॉग्निशन दी और उन्होंने एक्सेप्ट करा कि उनकी पावर्स अब से कंट्रोल की जाएंगी एक कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। तो 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने पास करा एक डिक्री, यानी कि एक ऑर्डर, abolishing the feudal system of obligations and taxes. Members of the clergy were forced to give up their privileges. Tithes was abolished, lands owned by the church were confiscated, and as a result, the government acquired assets worth at least 2 billion livres. तो यहां पर क्या हो गया है, लुई 16 ने हार मान ली और उन्होंने नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करा और बोला कि ठीक है, अब से मैं तो राजा रहूंगा, लेकिन मेरी जो पावर्स है वो एब्सोल्यूट नहीं रहेंगी, दे विल बी चेक्ड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगी। 4 अगस्त 1789 की रात को जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने एक ऑर्डर, एक डिक्री, एक लॉ पास करा जिसके थ्रू जो फ्यूडल सिस्टम होता था बच्चों, कि फ्यूडल लॉर्ड्स थे, लेबर से काम करवाते थे, तो उस फ्यूडल सिस्टम को ही खत्म कर दिया। साथ ही में जो क्लर्जी, जो चर्च के मेंबर्स थे, उनको अपने विशेष अधिकार छोड़ने पड़े। टिथेस जो टैक्स चर्च लिया करता था पेजेंट से, उसको खत्म कर दिया गया एंड चर्च के पास जो प्रॉपर्टी थी उसको जब्त कर लिया गया। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट को 2 बिलियन लीवरे, लीवरे जो उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी होती थी, 2 बिलियन लीवरे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को मिली, क्योंकि चर्च से एक्वायर कर ली ना, वो वाली चीज थी। नाउ फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो बच्चों अब जो है, याद रखिएगा इस चीज को, इस पूरी जो ये रेवोल्यूशन लोग लेकर आए हैं, इससे क्या हुआ है, फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो पहले फ्रांस सिर्फ एक मोनार्की था अंडर द किंग, बट नाउ फ्रांस हैज बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। का क्या मतलब होता है बच्चों, कि राजा जी तो अभी भी हैं, राजा जी कहीं गए नहीं हैं, लेकिन राजा जी की पावर को लिमिट कर दिया गया है थ्रू दी कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान जो है वो ले आए हैं लोग, और संविधान के थ्रू राजा की जो एब्सोल्यूट पावर्स है उन पर रुकावटें लगा दी गई हैं, उन पर लिमिटेशंस लगा दी गई हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट करा गया। 1791 तक कॉन्स्टिट्यूशन ले आए और कॉन्स्टिट्यूशन लाकर राजा की पावर्स पर लगा दी रोक। तो थोड़ा सा जो है स्थिति को बेहतर बना दिया गया है। अब जो नेशनल असेंबली थी, नेशनल असेंबली वाज द बॉडी, आपको याद होगा कि वो जितने भी लोग थर्ड एस्टेट के इकट्ठे हुए थे, द 600 रिप्रेजेंटेटिव्स, दे हैड डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज द नेशनल असेंबली, और फिर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने लग गए थे। तो बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने पावर दी थी
vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected. अब जो नेशनल असेंबली है उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाएगा कैसे? जो संविधान बना है उसने पावर दी है लॉ बनाने की, कानून बनाने की पावर दी गई नेशनल असेंबली की बॉडी को, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाएगी। इनडायरेक्टली इलेक्ट करने का मतलब है कि कुछ लोग पहले कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, फिर वो मेंबर्स आगे कुछ मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे, तो ऐसे करके नेशनल असेंबली को इनडायरेक्टली इलेक्ट करा जाएगा। अब दो टाइप के नागरिक थे, एक थे पैसिव सिटीजन्स, एक थे एक्टिव सिटीजन्स। बच्चों पैसिव और एक्टिव सिटीजन्स का क्या मतलब है? बड़ा सिंपल सा मतलब है। एक्टिव सिटीजन्स वो सारे लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट है, पैसिव सिटीजन्स वो सारे लोग हैं जिनके पास वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, दोज विद द राइट टू वोट एंड दोज विदाउट द राइट टू वोट। तो वोट देने का अधिकार किसके पास है? पहले तो ये देख लो, मेन, ओनली मेन, सबसे पहले तो सिर्फ आदमी जो कि 25 साल से ऊपर हैं और जो टैक्स पे करते हैं इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज। एक तो पहली बात तो अगर आपको वोट देना है तो आपको आदमी होना पड़ेगा, 25 साल से ऊपर का आदमी होना पड़ेगा, और जितनी एक लेबर की 3 दिन की वेज है, जितनी एक लेबर की 3 दिन की दिहाड़ी है, मिनिमम उतना अगर आप टैक्स पे करते हो तभी जाकर आपको वोटिंग राइट दिया जाएगा। रेस्ट ऑल मेन, विमेन, बाकी सब लोग पैसिव सिटीजन्स हैं, उनके पास तो वोटिंग राइट है ही नहीं। तो एक तो आप 25 साल से ऊपर के आदमी हो और अगर 3 साल बोल रही हूँ, 3 दिन जितने लेबरर का वेज, जितना टैक्स देते हो, ओनली देन यू विल बी क्लासिफाइड एज एन एक्टिव सिटीजन। तभी भाई वोट देना अलाउ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे सिर्फ ये वोट देते थे, वोट देकर ये चुनते थे इलेक्टर्स को, जो कि 50,000 आदमी थे। तो 50,000 आदमियों को ये डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं। अब ये 50,000 आदमी आपस में वोट करेंगे और ये चुनेंगे हमारी नेशनल असेंबली को, जो कि 745 मेंबर्स की बॉडी होगी। अब बच्चों देखो, ऑब्वियस सी बात है ना कि नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, क्योंकि पहले तो लोग इलेक्टर को इलेक्ट कर रहे हो, फिर इलेक्टर नेशनल असेंबली को इलेक्ट कर रहा है, तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। अब ये इलेक्ट कैसे हो रहे हैं? अब यार देखो, एक्टिव सिटीजन्स थे जो टैक्सेस के बेसिस पे था ना। अब एक्टिव सिटीजन्स में से भी जो लोग सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं वो सारे इलेक्टर्स। अब इलेक्टर्स में भी जो टॉप टैक्स पेयर्स हैं, मतलब अमीर के भी अमीर, अमीर के भी अमीर जो लोग हैं, फिर इन सब अमीरों में से भी जो सबसे ज्यादा अमीर है उनको नेशनल असेंबली का मेंबर बना दिया जाता था। नेशनल असेंबली लॉ बनाएगी, लेजिस्लेचर है, कंट्रोल करेगी राजा के ऊपर, लेकिन राजा के पास एक वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज करने की पावर, कि कोई कानून सपोज राजा को पसंद नहीं आया तो राजा ने मना कर दिया, भाई मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है। साथ ही में नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी आपके मिनिस्टर्स को भी, ओके। प्लस एक्टिव सिटीजन्स वोट करके एक जज भी चूज करेंगे, तो जुडिशरी का ऑर्गन भी आ गया है। तो यहाँ पर बच्चों एक तो देखो कितनी अच्छी चीज हुई है। चलो देखो, हम मानते हैं एक्टिव पैसिव सिटीजन्स वाली चीज गलत है कि कुछ ही लोगों के पास वोटिंग राइट है, बट स्टिल एटलीस्ट किसी के पास तो है, पहले तो किसी के पास भी नहीं था, एटलीस्ट कुछ लोगों के पास वोटिंग राइट आया है, उन लोगों ने वोट देकर कुछ कुछ लोगों को चुना है, लेजिस्लेचर फॉर्म हुई है, लेजिस्लेचर कंट्रोल रख रही है किंग के ऊपर, मिनिस्टर्स के ऊपर, ठीक है। और एक्टिव सिटीजन्स वोट करके जज को भी चूज कर रहे हैं जो कि जुडिशरी का मेंबर है। 3 ऑर्गन्स गवर्नमेंट के बन गए, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। पावर डिवीजन हो गया, पावर डिवाइड हो गई। पहले पावर सिर्फ राजा के हाथ में थी, अब पावर जो है 3 अलग अलग सेगमेंट्स में बट चुकी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में। उसी के साथ साथ वोटिंग चल रही है, कुछ कुछ लोग वोट दे रहे हैं, ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर हैपनिंग। तो थोड़ी जो है स्थिति कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनने के बाद फ्रांस की बेटर तो हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो ये वाला तो हमें पूरा प्रोसीजर क्लियर हो चुका है। अब हम लोग आगे चलेंगे और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के बारे में। तो यार अब जब फ्रांस के जो लोग थे वो चाहते क्या थे? वो यही चाहते थे ना कि राजा की जो पावर्स है उन पे पाबंदियां लगे और हमारे पास अधिकार आए, हमारे पास राइट्स आए। तो अब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जब बन जाता है फ्रांस, तो डेफिनेट सी बात है कि संविधान आ गया है और लोगों को अधिकार दिए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता था विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन एंड सिटीजन, यानी कि
सभी लोगों के राइट्स के डिक्लेरेशन के साथ संविधान की शुरुआत होती थी। और बच्चों ये जो संविधान था इसके अंदर द राइट टू लाइफ, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऐसे सारे राइट्स जो हैं वो दिए गए थे सारे के सारे लोगों को। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि आपको बोलने का जो है आजादी दी गई है, ओपिनियन कि आप कुछ भी सोच सकते हो इसकी आजादी दी गई है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे समानता दी गई है। और इन सभी राइट्स को नेचुरल और इनएलिनेबल बताया गया। नेचुरल और इनएलिनेबल का मतलब है कि ये जो अधिकार हैं ये आपको बाय बर्थ दिए गए हैं, बाय बर्थ मिल रहे हैं हर किसी को, कि जो पैदा हो रहा है उसके पास ये अधिकार है। एंड इनएलिनेबल का मतलब होता है कि दीज राइट्स कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम यू, ये राइट्स जो हैं, ये अधिकार जो हैं, ये आपसे छीने नहीं जाएंगे। उसी के साथ साथ जो हमारा स्टेट है यानी कि जो सरकार है उसकी ये ड्यूटी है, उसका ये कर्तव्य है कि वो सभी लोगों के नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखेगा। सो यहाँ फाइनली लोगों को राइट्स दे दिए गए हैं, बोल दिया गया है कि राइट्स नेचुरल हैं, इनएलिनेबल है, बाय बर्थ आपको दिए गए हैं, आपसे छीने नहीं जाएंगे। और सरकार को जिम्मा दिया गया है कि वो नागरिकों के राइट्स को, अधिकारों को बचाकर रखेंगे, प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अब आता है कहानी में एक और ट्विस्ट, क्योंकि बच्चों अभी तक देखिए, अभी तक क्या चल रहा है, अभी तक फ्रांस क्या थी, सबसे पहले एक मोनार्की थी अंडर लुई 16। मोनार्की के बाद स्टेटस चेंज हुआ, नेशनल असेंबली आई, कॉन्स्टिट्यूशन बना और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में तब्दील हो गई फ्रांस, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गई। लेकिन अभी कहानी में एक और ट्विस्ट आएगा और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद अब फ्रांस बनने वाली है एक रिपब्लिक। फिर से पॉलिटिकल सिस्टम में एक बदलाव आने वाला है। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम ये रिपब्लिक शब्द का मतलब क्या है, क्या चेंजेस आ गए। जैसे पहले मोनार्की का क्या मतलब होता है, मोनार्की एक ऐसा पॉलिटिकल ऑर्डर होता है जहां पर एक राजा होता है और इस राजा के पास सारी की सारी पावर होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि मोनार्क तो रहेगा लेकिन उस मोनार्क की पावर्स को कंट्रोल कर दिया जाएगा थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हम रिपब्लिक की बात करते हैं तो रिपब्लिक किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट जहां पे होगा उसको रिपब्लिक बोला जाता है। अभी तक हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क था लेकिन अब मोनार्क ही नहीं बचेगा और लिटरली नहीं बचेगा मोनार्क, वो हम अभी देखेंगे। लेकिन अभी फ्रांस रिपब्लिक बनने वाला है, दैट एक्चुअली मींस कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो एक इलेक्टेड पर्सन बनेगा। जैसे बच्चों इंडिया के अंदर, इंडिया इज ऑल्सो रिपब्लिक और इंडिया के अंदर हेड ऑफ द स्टेट होते हैं प्रेसिडेंट और वो एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंफ्यूजन क्लियर हुई। अब कैसे बना यार ये रिपब्लिक, देखो although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiations with the king of Prussia. The rulers of the other neighboring countries also were worried by the developments in France and made plans to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789. यार राजा ने, आपको क्या लग रहा है, राजा ने बड़ी आसानी से रजामंदी दे दी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, मेरी पावर पे रुकावट ले आओ। राजा को तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना कि उनकी पावर्स पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस आए। तो ऑल्दो राजा ने देखा कि लोग काफी गुस्से में हैं तो उस गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने नेशनल असेंबली को थोड़ी आजादी दे दी, सिस्टम बदल दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को आजादी दे दी कि ये बना लो, संविधान ले आए। बट राजा वाज नॉट हैप्पी क्योंकि उनकी पावर पर लिमिटेशंस लगाई जा रही थी। तो ऑल्दो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन तो कर दिया था लेकिन बच्चों सीक्रेटली वो ना किंग ऑफ प्रूशिया के साथ मिल गए और बाकी जो आस पड़ोस के देश के राजा लोग थे वो सब भी चिंतित थे कि यार फ्रांस के अंदर अगर ऐसा हो सकता है कि लोग राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं तो कल को हमारे देशों में भी यही होगा, हमारे यहाँ पे भी लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हमारी पावर पे भी खतरा है। आज लुई 16 जो उन्हीं का भाई बंधु है उसकी पावर पे खतरा आ सकता है तो कल को हमारे लोग भी हमारे अगेंस्ट जा सकते हैं, हमारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इसी वजह से अब क्या हुआ, हाँ, तो ये सारे के सारे राजा लोग जो हैं इनका प्लान ये था कि हम लोग फ्रांस के अंदर जो भी हरकतें करी है ना लोगों ने, इस सबको शांत करेंगे। और शांत करने के लिए नेबरिंग कंट्रीज ने भी अपनी सेना को भेज दिया। लेकिन यार इससे पहले कि ये सारे जो राजा हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, ये सारे लोग हमला कर सकते हमारे लोगों को शांत करने के लिए और ट्रूप्स भिजवाते, सेना भिजवाते, लोगों पे हमला करते, उनको चुप कराने के लिए, उससे पहले ही 2 कदम आगे निकली हमारी नेशनल असेंबली। तो इससे पहले कि ये सब कुछ हो पाता, नेशनल असेंबली ने वोट करा अप्रैल 1792 में टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया।
तो नेशनल असेंबली वोट करती है अप्रैल 1792 में और बोल देती है कि मैं जो है मतलब हम वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के ऊपर। तो पहले, इससे पहले कि वो ट्रूप्स भिजवा के शांत करते लोगों को, नेशनल असेंबली ने ही वॉर छेड़ दी। बहुत ही बढ़िया। उसी के साथ आगे देखिए क्या होता है। बहुत सारे वॉलंटियर्स जो हैं वो बहुत बहुत प्रोविंसेस से निकल कर आर्मी को ज्वाइन कर रहे थे कि हम राजा लोगों के खिलाफ लड़ने वाले हैं। और अमंग द पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, तो लोग जो हैं ऐसे हम बोलते हैं ना राष्ट्रीय गीत गा रहे हैं, देशभक्ति वाले गीत गा रहे हैं, तो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हुए चलते थे, मार्च करते हुए चलते थे, जिसमें से एक पेट्रियोटिक सॉन्ग था मर्सेल। इस मर्सेल गाने को कंपोज करा था एक पोएट ने जिनका नाम था रॉजर डे एलिजले। और बच्चों ये जो है बाद में चल के फ्रांस का नेशनल एंथम भी बनता है। रेवोल्यूशनरी वॉर्स ब्रॉड लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। तो ये जितनी भी लड़ाइयां हो रही थी, ऑब्वियसली बात है यार, लड़ाई में किसी का भला तो होता नहीं है, तो लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ रहा था, आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ रही थी, तो इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी आ रही थी। क्योंकि देखो आदमी लोग जो है काम धंधा अपना छोड़कर लड़ाइयां लड़ने चले गए थे, दे वर फाइटिंग एट द फ्रंट। वहीं पे अब महिलाएं जो हैं उनके ऊपर पूरा जिम्मा आ गया था कि उनको घर भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, जो घर में बूढ़े हैं उनको भी संभालना है, पैसा भी कमाना है, हर चीज करनी है। सो द वुमेन वर लेफ्ट टू कोप अप विद द टास्क ऑफ अर्निंग अ लिविंग एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। हर चीज महिलाओं को देखनी पड़ रही थी, ठीक है। तो नुकसान भी हो रहा था, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज भी आ रही थी। तो ऑब्वियसली रेवोल्यूशन वाज कैरिड फर्दर, रेवोल्यूशन को और कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा था। और इसी समय पर एक और डेवलपमेंट फ्रांस में होती है, पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म होने लगते हैं। बच्चों बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स आने लगते हैं। और पॉलिटिकल क्लब्स को फॉर्म कर क्यों रहे थे लोग? क्योंकि वो लोग डिस्कस करना चाहते थे गवर्नमेंट पॉलिसीज को और क्या एक्शन लेना है सरकार के खिलाफ, ये सब चीजें वो डिस्कस कर रहे थे। तो मोस्ट सक्सेसफुल इन क्लब्स में से था एक क्लब जिसका नाम था द जैकोबिन क्लब, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब इन पेरिस। तो यार पेरिस के अंदर ना एक कॉन्वेंट था। कॉन्वेंट क्या होता है? चर्च के साथ जो एक बिल्डिंग होती है ना, उसको कॉन्वेंट बोला जाता है। तो एक सेंट जेकब का कॉन्वेंट था, वहीं से नाम चुराया था जैकोबिन, चुराया नहीं था, इंस्पिरेशन ली थी, और उसी नाम पर रखा गया था जैकोबिन क्लब का नाम। तो जैकोबिन क्लब क्या है? एक पॉलिटिकल क्लब है जो उस टाइम पे फ्रांस में इमर्ज करता है। विमेन, महिलाएं भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स इस टाइम पे फॉर्म करने लगती हैं, तो इसकी बात हम आगे करेंगे। अब जैकोबिन क्लब की बात करते हैं। जैकोबिन क्लब के लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, बहुत ही खतरनाक इंसान है, अभी इनकी भी बात करेंगे थोड़ा सा आगे चलकर। लेकिन देखिए जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स थे, they belonged mainly to the less prosperous sections of the society। less prosperous sections यानी कि बच्चों समाज के अंदर जो थोड़ा निचला तबका होता है, जो ज्यादा कमाई नहीं करता है, जो ज्यादा अमीर नहीं है, मेजरली जैकोबिन क्लब के लोग उसी सेक्शन को बिलोंग करते थे। जैसे कि जिनकी छोटी दुकानें हैं, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, आर्टिसंस हैं, जैसे कि शू मेकर्स हैं, जूते बनाने वाला जो काम करता है, पेस्ट्री कुक जो है, वॉच बनाने वाले लोग, प्रिंटर्स, सर्वेंट्स, डेली वेज वर्कर्स जो रोज की दिहाड़ी पर काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जो बिल्कुल बहुत कम कमाते थे, गरीब लोग थे बेसिकली, वो सारे लोग जैकोबिन क्लब का हिस्सा थे। और इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। बहुत a large group among the Jacobins decided to start wearing long striped trousers that were similar to those worn by the dock workers to set themselves apart from the nobles who wore the knee breeches. They came to be known as sans-culottes. Sans-culottes का मतलब होता था without knee breeches. देखिए तो बच्चों अब जैकोबिन क्लब के जो लोग थे ना, वो एक तरीके से बहुत बड़ा हिस्सा जो उस क्लब का था, वो ना एक तरीके से एक ही ढंग से तैयार भी होने लग गए थे, एक ही ढंग के कपड़े भी पहनने लग गए थे। जैसे कि यहां पर लिखा है ना, लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स विच वर सिमिलर टू द डॉक वर्कर्स। डॉक वर्कर्स कौन होते थे? डॉक वर्कर्स वो लोग होते थे जो शिप में लोडिंग अनलोडिंग का काम क्या करते थे। तो उन्हीं लोगों की तरह ही जो जैसे डॉक वर्कर्स कपड़े पहनते थे, वही सेम कपड़े, लंबी लंबी स्ट्राइप वाले ट्राउजर्स होते थे कुछ इस तरीके से। अच्छा ये तो रॉबेस्पियर जी हैं, इनको भी देख लो, ये देखो यहां पर दिखाऊंगी मैं, ऐसे ऐसे कुछ कपड़े पहनने लग गए थे हमारे जैकोबिन क्लब के लोग। ठीक है, क्या है ये? लंबे लंबे ट्राउजर्स है स्ट्राइप वाले। और कैसे, मतलब कौन पहनता था ये कपड़ों को? डॉक वर्कर्स जो शिप में लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं, वो लोग ऐसे कपड़े पहनते थे, और जैकोबिन क्लब वाले ऐसे कपड़े पहनने लग गए थे। अब आप सोचोगे कि मैम इनको डॉक वर्कर्स से इतना प्यार था क्या? तो नहीं यार, ये बेसिकली ये स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स डॉक वर्कर्स की तरह इसलिए पहन रहे थे क्योंकि ये अपने आप को अरिस्टोक्रेसी जो थी, जो हमारे बड़े बड़े अमीर लोग थे, उनसे थोड़ा हटकर अपने आप को दर्शाना चाहते थे।
ठीक है। अरिस्टोक्रेट्स कैसे कपड़े पहनते थे? वो ऐसे पहनते थे, नी ब्रीचेस पहनते थे, लंबे लंबे जूते नीज तक, तो नी ब्रीचेस पहनते थे। तो उन्हीं से अपने आप को सेट असाइड करने के लिए, उन्हीं से बिल्कुल अलग दिखने के लिए ये लोग ये लॉन्ग स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स पहनने लग गए थे, बिकॉज दे वांटेड टू सेट देमसेल्व्स असाइड फ्रॉम दी पीपल विद द नी ब्रीचेस। और हाँ, इनको ना सैंस क्यूलॉट्स भी बोला जाने लगा। सैंस क्यूलॉट्स का मतलब ही होता है विदाउट नी ब्रीचेस, तो इसलिए इनको सैंस क्यूलॉट्स भी बोला जाने लगता है। तो यहां पर बात क्लियर हुई। अब देखो होता क्या है। तो अभी तक आप लोगों ने समझा कि ऐसा समय था जहां पर बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी और लेस प्रॉस्परस सेक्शन जो था सोसाइटी का, वो एक तरीके से क्लब का हिस्सा था, जेकोबिन क्लब, जिसके लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर, जो कि तैयार होते थे डॉक वर्कर्स की तरह लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनकर। इनको सैंस क्यूलॉट्स बोला जाता था, टू डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स फ्रॉम द अरिस्टोक्रेट्स हु वोर नी ब्रीचेस। ये बात क्लियर हुई है। अब फ्रांस रिपब्लिक बनता कैसे है, देखिए। इन द समर ऑफ 1792, याद रखिएगा ये टाइम पीरियड, गर्मी का मौसम है और माहौल काफी गर्म होने वाला है। सो जो जेकोबिन क्लब के मेंबर्स हैं, इन्होंने प्लान करा एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। बच्चों ये प्लान करते हैं कि अब हम बदला लेंगे। बहुत सारे पेरिस के लोग हैं जो कि इस टाइम गुस्से में हैं। गुस्से में क्यों है वो लोग गुस्से में इसलिए हैं क्योंकि खाने का जो दाम है वो सर चढ़ के बोल रहा है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और जो सप्लाई है खाने की वो बहुत कम है। तो खाने की किल्लत है, प्लस खाने के दाम आसमान छू रहे हैं। तो उन सबको इकट्ठा करेंगे और ऑन द मॉर्निंग ऑफ August 10 ये सारे लोग जो है धमक पड़ते हैं पैलेस ऑफ टुलरीज में। बच्चों ये जो पैलेस ऑफ टुलरीज है आपको इस इमेज में दिख रहा है, ये राजा का घर था। तो पैलेस ऑफ टुलरीज में घुस जाते हैं ये इतने सारे लोग, एंड ये लोग किंग के जितने भी गार्ड्स होते हैं उनको मार डालते हैं और किंग को ये हॉस्टेज बना लेते हैं बहुत घंटों के लिए। हॉस्टेज यानी कि बंदी बनाकर रख लेते हैं। तो ये सारे लोग बच्चों दे प्लान एन इंसरेक्शन, एवरीवन गेट्स टुगेदर, और ये सभी लोग राजा के पैलेस ऑफ टुलरीज में धमक पड़ते हैं, गार्ड्स का मर्डर कर देते हैं और राजा को भी हॉस्टेज बनाकर एक तरीके से बंदी बनाकर रख लेते हैं। आगे क्या होता है कहानी में देखिए। लेटर असेंबली, नेशनल असेंबली अभी पावर में है ना, असेंबली वोट करती है कि रॉयल फैमिली को ही इंप्रिजन कर लो और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं। तो नेशनल असेंबली वोट करती है कि यार मोनार्की को तो खत्म करना ही है। तो वो बच्चों ऑर्डर दे देते हैं कि पूरी की पूरी जो रॉयल फैमिली है, राजा के सारे रिश्तेदार, उनकी बीवी सबको जो है बंदी बना लो, ये ऑर्डर आता है और उसके बाद इलेक्शंस करवाए जाते हैं। अब से चेंजेस क्या आते हैं इलेक्शन के बाद? एक और चेंज ये आता है कि फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन ऑफ 21 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ द वेल्थ गॉट द राइट टू वोट। यानी कि ये सारे लोग जो हैं ये बन गए हमारे एक्टिव सिटीजन्स। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। On 21st September 1792, it abolished the monarchy, declared France a republic. What happened to the king? तो हम लोग देखते हैं कि सारे के सारे आदमी जो कि 21 साल से ऊपर की उम्र के थे, उन सभी को जो है वोटिंग राइट मिल जाता है। अब हाउ इज इट एनी डिफरेंट? बच्चों आपने अभी देखा था कि जब नेशनल असेंबली का रूल आया था उस टाइम पर ओनली मेन हु वर अबव 25 years ऑफ एज, और जो एक लेबरर्स वेज के 3 दिन जितनी लेबरर्स वेज जितना टैक्स पे करते थे, सिर्फ वही एक्टिव सिटीजन्स थे, सिर्फ उन्हीं के पास राइट टू वोट था। लेकिन अभी जो है सिचुएशन थोड़ी सी बदल दी जाती है। अब जो है 21 साल से ऊपर जितने भी आदमी है, सारे आदमियों को वोटिंग राइट मिल जाता है। देखो अभी औरतों को अभी भी नहीं मिला है वोटिंग राइट, लेकिन हाँ एक चीज जो अच्छी हुई है वो ये है कि अब वेल्थ, पैसा क्राइटेरिया नहीं है आपको वोटिंग राइट दिलवाने के लिए। ठीक है, अब न्यूली जो इलेक्टेड असेंबली फॉर्म हुई थी, न्यूली इलेक्टेड नेशनल असेंबली को कन्वेंशन बोला जाता था, जो कि बच्चों हमारे जेकोबिन क्लब के मेंबर्स थे। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को पूरे तरीके से फ्रांस में अबॉलिश यानी कि खत्म कर दिया जाता है और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर जैकोबिन क्लब प्लानिंग करता है, पेरिस ऑफ टुइलरीज में घुसकर गार्ड्स को मार धाड़ कर राजा को बंदी बना लिया जाता है। नेशनल असेंबली वोट करती है, रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर लो, और उसके बाद इलेक्शंस होते हैं। 21 साल से ऊपर सारे आदमियों को मिल गया है वोटिंग राइट। नई असेंबली जो इलेक्ट हुई है, इलेक्शंस हुए, असेंबली जो नई इलेक्ट हुई उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया। ये हमारे जैकोबिन क्लब के मेंबर्स है जिनके पास पावर आ गई है। मोनार्की को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था फ्रांस में, और फ्रांस को एक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था। रिपब्लिक का मतलब होता है कि अब जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, पहले हेड ऑफ द स्टेट तो चले आ रहे थे ना कि राजा, राजा के बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, अब जो होगा हेड ऑफ द स्टेट वो एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ये बोल दिया गया। और किंग के साथ क्या हुआ फिर? किंग को तो मैम अभी बंदी बनाया था, अब क्या हुआ किंग के साथ? तो देखिए किंग के साथ क्या होता है। लुई 16 को डेथ सेंटेंस मिल जाता है बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन। तो उन पे इल्जाम लगाया जाता है ट्रीजन का, यानी कि देशद्रोही होने का, और उन चार्जेस पर उनको जो है डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सजा सुना दी जाती है। 21 जनवरी 1793 को उनको जो है पब्लिकली पैलेस डे ले कॉनकॉर्ड के अंदर एग्जीक्यूट यानी कि मार दिया जाता है। और जो क्वीन थी उनकी, मेरी एंटोनेट, उनके साथ भी वही सेम चीज होती है, मेरी एंटोनेट को भी मार दिया जाता है थोड़े ही टाइम के बाद। तो राजा रानी, सुनी होगी ना वो कहानी तुम लोगों ने, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, और अभी तो दोनों मर गए। लेकिन क्या हमारी कहानी यहीं पे खत्म हुई है? तो नहीं बच्चों, कहानी में एक और आ गया है ट्विस्ट। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि यार एक टाइम पे नेशनल असेंबली के पास पावर थी, और नेशनल असेंबली के लोग थे द वेल्दी पीपल, द पीपल हु वर रिच, है ना। बट अभी तो पावर हमारे एक तरीके से जो समाज का निचला तबका है, जो गरीब तबका था, जैकोबिन क्लब के लोग तो वही थे ना जो लेस प्रॉस्पेरस सेक्शंस को बिलोंग करते थे, उनके पास पावर आ गई है। तो अब तो फ्रांस में स्थिति काफी अच्छी हो गई होगी। बट यार नहीं, अब आता है द रेन ऑफ टेरर। रेन मतलब बारिश वाला रेन नहीं बच्चों, REIGN। रेन का मतलब होता है टाइम पीरियड, यानी कि ये जो टाइम पीरियड था जब जैकोबिन क्लब यानी कि कन्वेंशन का रूल आता है, इसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता है, यानी कि एक खौफ का माहौल था इस टाइम पर। क्यों था वो खौफ? तो देखिए 1793 से लेके 1794 के टाइम पीरियड को रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो लीडर थे जैकोबिन क्लब के यानी कि कन्वेंशन के, उन्होंने पॉलिसी फॉलो करी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लग गए हर चीज को, और पनिश करने लग गए जो भी उनके खिलाफ जाता था। जितने भी लोग जिनको वो देखते थे एज बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, nobles, clergy, members of other political parties, and even the members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned, then tried by a revolutionary tribunal, and if the court found them guilty, they were guillotined. बच्चों मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है ना, यहाँ पे काफी ब्रूटल इंसान की तरह आपको दिखने वाले हैं। क्योंकि होता क्या है, जितने भी लोग जो उनको लगता था कि रिपब्लिक के खिलाफ है, रिपब्लिक के रूल के खिलाफ है, जैसे कि नोबिलिटी हो गई, क्लर्जी हो गए, दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हो गए, और उनकी खुद की पार्टी के मेंबर्स जो कि उनके साथ अग्री नहीं करते थे, उन सभी लोगों को वो अरेस्ट करवाते थे, गिरफ्तार करवाते थे, जेल में डलवाते थे। उसके बाद एक उनके ऊपर केस चलता था, मुकदमा चलता था, ठीक है, रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल के आगे ट्रायल चलता था, और उस ट्रायल में अगर वो गिल्टी पाए जाते थे कोर्ट द्वारा कि हाँ ये गुनहगार हैं, और अगर वो गिल्टी पाए जाते थे तो उनका जो है खात्मा कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था, वो भी थ्रू द गिलोटिन। गिलोटिन क्या होता था? डॉक्टर गिलोटिन ने एक मशीन बनाई थी, ठीक है बच्चों, वो ऐसी मशीन होती थी, उसमें 2 पोल्स होते थे, यहाँ पर एक जगह होती थी सर रखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सर फिट आता था इंसान का, यहाँ सर रखता था, ऊपर से एक ब्लेड आती थी, वो ब्लेड सीधा सर पे गिरती थी और सर जो है धड़ से अलग हो जाता था। तो ये गिलोटिन की मशीन थी, डॉक्टर गिलोटिन ने बनाई थी, और फ्रांस में इस टाइम पर मतलब बहुत सारे लोगों को मारा गया था गिलोटिन की मशीन से ही। और यहाँ पे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर भी वही कर रहे थे। तो जो भी लोग उनके खिलाफ जाते थे, केस वेस चलाते थे उनपे, और अगर वो गिल्टी होते थे तो उनपे गिलोटिन से हमला करके खत्म उनको। साथ ही में देखिए और क्या करते हैं ये, रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने लॉज इशू करे, ऐसे जो है कानून लेकर आए, जहां पर उन्होंने मैक्सिमम सीलिंग लगा दी वेजेस पे और प्राइसेस पे। मैक्सिमम सीलिंग क्या होता है कि इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगी ये चीज। प्राइस जो थे कमोडिटीज के, बच्चों उस टाइम पे बड़ी महंगाई हो गई थी, प्राइसेस जो है आसमान छू रहे थे, तो उन्होंने सीलिंग प्राइस कर दिया कि जैसे मैं बोलूं कि ब्रेड सपोज 20 रुपए से ऊपर नहीं बिकेगी,
तो एक आपने सीलिंग प्लेस कर दिया कि यार 20 रुपए से ऊपर कोई नहीं बेच सकता। साथ ही में वेजेस पर, लोगों की जो दिहाड़ियां होती थी उन पर भी सीलिंग लगा दिया कि इससे ऊपर तुम दिहाड़ी नहीं ले सकते, कि दिन की अगर 50 रुपए की दिहाड़ी है तो उतनी ही मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। मीट एंड ब्रेड वर राशन, मीट और ब्रेड जैसी जो कमोडिटीज थी ऐसे राशन कर दिया गया कि इतना इतना ही हर परिवार को मिलेगा, ठीक है। साथ ही में पेजेंट्स वर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज, सेल इट एट द प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो किसान थे उनको जोर जबरदस्ती से ये बोला जा रहा था कि उनको जितना भी अपना अनाज है वो सारा ट्रांसपोर्ट करके शहरों में भिजवाना पड़ेगा और उसी दाम पर बेचना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है। तो यहाँ पे किसान का भी नुकसान हो रहा है, राइट। वो अपनी मन मर्जी से एक अच्छे हाई रेट पे नहीं बेचेंगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, उनको गवर्नमेंट ने जो प्राइस दिया है उसी पे ही बेचना पड़ेगा। साथ ही में एक जो एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर होता था उसका इस्तेमाल ही बंद कर दिया गया और सारे सिटीजन्स को बोला गया कि सभी लोग जो हैं एक ही ब्रेड खाएंगे, जिसको इक्वालिटी ब्रेड बोला गया, जो कि होल व्हीट से बनी हुई ब्रेड होती थी। तो व्हाइट फ्लावर, एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लावर का यूज ही बंद कर दिया, बोला सब लोग एक ही ब्रेड खाएंगे, यहाँ पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ ही में इक्वालिटी वाज आल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस्ड थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहे थे वो, और उसमें भी इक्वालिटी आनी चाहिए कि लोग जिस तरीके से एक दूसरे से कॉन्वर्सेट करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्स्योर एंड मैडम, ऑल फ्रेंच मैन विमेन वर द सिटियन एंड सिटोयन। बच्चों रॉबेस्पियर ने ये बोल दिया कि जैसे पहले क्या होता था फ्रांस में कि लोग ना एक हायरार्की फॉलो करते थे, कि लोग जो है अपने से जो बड़े अमीर लोग हैं उनको मैडम सर करके रेफर करते थे। बट अब बोला ऐसा कुछ मैडम सर नहीं करना है, सारे लोग फ्रांस के बराबर सिटीजन हैं, हर कोई सिटीजन है, कोई किसी को ज्यादा इज्जत देने की जरूरत नहीं है, हर किसी को एक ही जैसा ट्रीट करो। साथ ही में चर्चेस वर शट डाउन, चर्चेस को बंद कर दिया गया और जो चर्चेस की बिल्डिंग थी उन बिल्डिंग्स को बैरक्स और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। बैरक्स आर्मी के लिए रेस्टिंग वाली जो जगहें होती हैं, सोल्जर्स जो यूज करते हैं, और ऑफिसेज में चर्च की बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दिया गया। बहुत ही बढ़िया। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रॉबेस्पियर अपनी पॉलिसीज को इतना ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे, बिना सोचे समझे फॉलो करते थे कि यार एक टाइम आया ऐसा कि जो रॉबेस्पियर को लोग सपोर्ट भी कर रहे थे ना, वो भी कहते कि हम पे थोड़ी दया करो, प्लीज थोड़ी सी ढील दे दो हमको, इतना भी स्ट्रिक्ट मत हो। बट रॉबेस्पियर किसी की नहीं सुन रहे थे। फाइनली he was convicted by a court in July 1794, arrested and on the next day sent to the guillotine. तो यार वो है ना एक कर्मा जो होता है ना, इट्स लाइक अ साइकिल। आप गलत करोगे आपके साथ भी गलत होगा, इट विल कम अराउंड। कभी भी मतलब यू हैव टू मीट योर फेट। आप कुछ भी करो, आप अगर सही करोगे आपके साथ सही होगा, अगर आप गलत करोगे आपके साथ डेफिनेटली गलत होगा ही होगा। और यहाँ पर रॉबेस्पियर के साथ वही सेम चीज हुई जो वो अभी तक कर रहे थे। वो अभी तक लोगों को सजा दे रहे थे, वो अभी तक लोगों को गिलोटिन पे चढ़ा रहे थे, बेकसूर लोगों के साथ वो ऐसा कर रहे थे, जस्ट बिकॉज लोग उनके साथ अग्री नहीं करते थे। सिमिलरली रॉबेस्पियर हैड टू मीट द सेम फेट। उनको भी कोर्ट ने कन्विक्ट करा एंड एट द एंड ऑफ द डे उनको भी गिलोटिन पर अपना सर जो है धड़ से अलग कराना पड़ा। सेम चीज उनके साथ भी हुई, मार दिया गया उनको। और इसी के साथ रेन ऑफ टेरर का पूरा माहौल खत्म होता है। और बच्चों अभी लीडर जा चुके हैं, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया है, खाली जगह क्रिएट हो गई है पॉलिटिकली। फ्रांस के अंदर कोई लीडर नहीं है। क्या होगा पॉलिटिकल सिनेरियो फ्रांस का? अब फिर से एक और चेंज आता है। तो क्या हुआ, लेट्स रिकॉल। सबसे पहले मोनार्की थी, मोनार्की के बाद फ्रांस बना एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जहां पर नेशनल असेंबली का रूल आया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद हमारा फ्रांस बन गया एक रिपब्लिक जहां पर जैकोबिन क्लब यानी कि कन्वेंशन का रूल आया। अब एक और बारी फ्रांस के पॉलिटिकल सिनेरियो में चौथी बार चेंज आने वाला है, और ये चेंज है जब फ्रांस विल बी रूल्ड बाय अ डायरेक्टरी। सो अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। यार अभी तक क्या हो रहा था, नेशनल असेंबली भी थर्ड एस्टेट के अमीर लोगों से भरी हुई थी। अब जो है ना, अब उसके बाद जैकोबिन क्लब आया, वो ठीक है, वो सोसाइटी के थोड़े गरीब लोग थे, लेस प्रॉस्परस सेक्शंस वाले लोग थे। लेकिन अभी फिर से जब जैकोबिन क्लब का भी फॉल होता है, जब कन्वेंशन की गवर्नमेंट गिरती है, तो अब जो है ना पावर सीज कर ली, पावर को कैप्चर कर लिया वेल्दी मिडिल क्लास ने।
जो अमीर मिडिल क्लास थी उन लोगों ने सीज करा। A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of the society. It provided for 2 elected legislative councils. These then appointed a directory and executive made up of 5 members. तो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस करा गया, एक नए संविधान को लाया गया जिसने की which denied the vote to non-propertied sections of the society. बैक टू स्क्वायर वन। अभी फिर से बच्चों वोटिंग राइट उन लोगों से छीन लिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। कन्वेंशन के रूल में 21 साल से ऊपर सारे आदमियों को वोटिंग राइट दे दिया गया था, लेकिन अभी फिर से वोटिंग राइट उन सभी लोगों से छीन लिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, क्योंकि अमीर लोगों के पास पावर आ गई है ना, तो वो अमीरों को ही वोटिंग राइट देंगे, गरीबों से छीन ली। अब ये जो नया संविधान आया इसने बोला कि अब 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी, ठीक है, तो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फॉर्म करी जाएंगी। फिर ये जो 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होंगी वो अपॉइंट करेंगे एक डायरेक्टरी को। तो ये इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करेंगे और वो जो 5 मेंबर की डायरेक्टरी होगी वो फ्रांस पे रूल करेगी। ये जो डायरेक्टरी के मेंबर्स होते थे 5 पांडव हमारे मेंबर्स, इनकी आपस में लड़ाइयां होती रहती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल से, who then sought to dismiss them. The political instability of the directory paved the way for the rise of a military dictator, Napoleon Bonaparte. अब यार दिक्कत क्या थी कि लोग जो है वोट, जो हमारे एक्टिव सिटीजन्स हैं, एक्टिव सिटीजन्स कौन रह गए थे अब? एक्टिव सिटीजन्स अब वो सारे आदमी थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी वाले जो आदमी है वो इलेक्ट करके 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बना रहे हैं, 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को फॉर्म किया जा रहा है, और ये जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं ये चूज कर रही हैं डायरेक्टरी को, और डायरेक्टरी जो है एग्जीक्यूटिव है मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। लेकिन ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी और जो डायरेक्टरी के मेंबर्स थे आपस में भिड़ते रहते थे, इनकी लड़ाइयां चलती रहती थी, जिस वजह से यार अगर उनकी जब लड़ाई होती थी तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स डायरेक्टरी को ही डिसमिस कर देते थे, बाय टाटा बोल देते थे। तो इस वजह से ना फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी के रूल के टाइम पे काफी इंस्टेबिलिटी, काफी अस्थिरता आ रही थी कि यार पहले कोई लीडर्स हैं, फिर वो लीडर्स को डिसमिस कर दिया, फिर नए लीडर्स आ गए, तो काफी एक इंस्टेबिलिटी चलती थी, जिसकी वजह से बच्चों फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल सिनेरियो फिर से चेंज हो जाता है और इस बारी एक मिलिटरी डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे के हाथ में आ जाती है पावर। तो याद रखिएगा फ्रांस के अंदर क्या क्या हो गया है, फाइनल है ये, मोनार्की के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद, हमारे रिपब्लिक के बाद एक डायरेक्टरी के रूल के अंडर आ गई थी फ्रांस, और इस डायरेक्टरी के रूल को भी समाप्त कर दिया हमारे मिलिटरी डिक्टेटर के रूल ने, जो कि हैं नेपोलियन जी, जिनकी बात अभी हम चैप्टर के एंड में करने वाले हैं। तो पूरा सिनेरियो स्टार्टिंग से लेकर मिलिटरी डिक्टेटर नेपोलियन जी के रूल तक आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चल लेते हैं बच्चों। और अब हम ना एक तरीके से चैप्टर के अंत तक आ रहे हैं, और अब जरा हम कुछ, क्योंकि हम रेवोल्यूशन वाले पार्ट से हट गए हैं, सो नाउ वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट 2 सेपरेट टॉपिक्स। पहला टॉपिक होने वाला है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन, क्या महिलाओं के भी एक तरीके से क्रांति आई थी, क्या महिलाओं के सोसाइटल रोल में कोई चेंज आया था। क्योंकि आप सभी को पता है कि यार ऑल्दो इवन इफ द वुमेन वर पार्टिसिपेटिंग इन द रेवोल्यूशन, उनके रोल में कोई चेंज नहीं आया, इन द सेंस उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए और बहुत से राइट्स से वो वंचित रही हैं। तो क्या उन्होंने रोल प्ले करा था इन द एंटायर रेवोल्यूशन, वी आर गोना बी लुकिंग एट दैट। देखो, hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives। अब महिलाएं बच्चों शुरू से ही अगर हम वर्ल्ड में देखें तो इट्स नॉट जस्ट इंडिया जहां पे मेन कंसिडर विमेन एज बीइंग लाइक इंफीरियर टू देम, या फिर एक पेट्रियार्कल सोसाइटी चलता है। इट्स लाइक अराउंड द वर्ल्ड हिस्टोरिकली भी इफ यू लुक एट इट, द विमेन हैव सफर्ड अ लॉट। और महिलाओं को ऐसा लगता था कि अगर हम रेवोल्यूशन में हिस्सा लेंगे, अगर हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा रहेगा, तो शायद हम लोग रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं कि वो हमारे लिए भी कुछ मेजर्स लेकर आए, कुछ ऐसी चीजें लेकर आए, बदलाव लेकर आए, जिससे कि हमारी जिंदगी में बदलाव आ सके और हमको भी मर्दों जितनी बराबरी मिल सके। थर्ड एस्टेट की जो महिलाएं थी, दे हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, तो महिलाएं काम करती थी।
जैसे वो सीम स्ट्रेसेस थी, लॉन्ड्री का काम, कपड़े सिलने का, वो सारे काम करती थी, फ्लावर्स बेचना, फ्रूट्स बेचना, वेजिटेबल्स बेचना मार्केट में, या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट्स की तरह जो रईस लोग होते थे उनके घर पे काम किया करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और द जॉब ट्रेनिंग। लेकिन जो मैक्सिमम महिलाएं जो थर्ड एस्टेट की थी वो पढ़ाई लिखाई से और नौकरी के लिए जो ट्रेनिंग वगैरह होती थी उससे वंचित रहती थी, क्योंकि ऐसा ही माना जाता था कि या तो वो सर्वेंट का काम कर ले या फिर कुछ ऐसी नौकरियां कर ले जिसमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। उसी के साथ आगे चलते हैं हम लोग और यहाँ पर देखेंगे, daughters of nobles, wealthier members of the third estate could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट की वो महिलाएं जो कि अमीर घरों को बिलोंग करती थी, वो महिलाएं जो हैं वो कॉन्वेंट में पढ़ाई कर सकती थी। और पढ़ाई करने के बाद ऐसा नहीं है कि अब पढ़ाई आप करते क्यों, पढ़ाई ताकि आप आगे चल के और हायर एजुकेशन करो, ताकि आपको नौकरी मिले, कहीं पे आप कमाओ, है ना। लेकिन यहाँ पर वो नई चीज हो रही थी। इवन दो थर्ड एस्टेट की अमीर घरों की लड़कियां पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसके बाद उनके परिवार वाले जो थे पढ़ाई उनकी खत्म होने के बाद उनकी शादी करवा देते थे। वर्किंग विमेन को अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना पड़ता था। दे हैड टू कुक, फेच वाटर, क्यू अप फॉर ब्रेड, लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। तो वो लोग अपने परिवार का भी ख्याल रखते थे, खाना भी बनाती थी वो महिलाएं, पानी लेकर आती थी, ब्रेड के लिए लाइनों में लगना पड़ता था ब्रेड खरीदने के लिए, और अपने बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता था। और प्लस एक और इनइक्वालिटी, वेज इनइक्वालिटी देखने को यहाँ पे मिलती है। इनकी वेजेस जो है आदमियों से कम होती थी। आदमियों को सेम ही काम का ज्यादा पैसा मिलता था, औरतों को कम मिलता था। तो भी आप लोगों ने क्या देखा कि थर्ड एस्टेट की जो मेजॉरिटी विमेन है हु वर पुअर, दे हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, और वो छोटे मोटे नौकरियां करके गुजारा करती थी। बाकी जो अमीर खानदान की लड़कियां थर्ड एस्टेट में थी उनको पढ़ाई लिखाई कराई जाती थी, लेकिन उसके बाद उनकी शादी करा दी जाती थी। साथ ही में जो महिलाएं अगर काम भी करने के लिए निकलती थी घर से, तो उनको अपने घर का भी ध्यान पूरा रखना पड़ता था, मार्केट वगैरह जाना, वो सारा उनका ही काम देखा जाता था। और काम करने में भी अगर वो सेम ही काम आदमियों जितना भी कर रही हैं, स्टिल दे वर पेड लेस देन द मेन। तो ये भेदभाव तो चल ही रहा था। विमेन जो है अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और अपने खुद के न्यूज़पेपर्स खोलना चालू करते हैं, बिकॉज वो अपनी कंडीशन को लेकर अवेयरनेस रेज करना चाहते थे और सारी महिलाओं को साथ में लाना चाहते थे, अपना रोल बदलना चाहते थे सोसाइटी में। 60 विमेन्स क्लब्स जो हैं वो डिफरेंट फ्रेंच सिटीज में आते हैं। उनमें से दो बहुत ही ज्यादा फेमस क्लब्स हैं। एक है द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन, वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। अच्छा, द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन जो क्लब है वो सबसे ज्यादा फेमस क्लब था जो कि विमेन ने खोला था। मेन डिमांड इन सबकी सेम थी, दे हैड टू हैव द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। बच्चों बड़ी सिंपल सी डिमांड कर रहे हैं। पता है हम लोग आजकल जब बोलते हैं ना द वर्ड फेमिनिज्म, और मैं सबसे ज्यादा देखती हूँ लाइक इवन विद माई मेल फ्रेंड्स, इफ आई टॉक अबाउट द वर्ड फेमिनिज्म, या कहीं पर भी लड़कों के आगे फेमिनिस्ट टर्म आ जाता है, कुछ लड़कियां भी मैं देखती हूँ लेकिन तू ना फेमिनिस्ट मत बन, या लड़के भी ऐसे बोलते हैं अरे आर यू अ फेमिनिस्ट, ऐसे पता नहीं जैसे मैंने कोई बहुत गुनाह कर दिया है इफ आई एम अ फेमिनिस्ट, बिकॉज नाउअडेज द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म हैज लाइक टेकन अ टोल। हम लोगों को पता ही नहीं है कि वो फेमिनिज्म शब्द का मतलब क्या है। बीइंग अ फेमिनिस्ट डज नॉट मीन कि आप ये बोल रहे हो कि लड़कियों को ज्यादा राइट्स दो, लड़कों को कम दो, लड़कियां सुपीरियर है, लड़के इंफीरियर है। नो, वी आर नॉट गोना डू दैट। The movement, the feminist movement originated due to the fact कि the women were not being treated equally. आदमी समाज में ऊपर थे, औरतें नीचे थी, and they just demanded equal political rights. Initially जब फेमिनिज्म मूवमेंट का फर्स्ट वेव चालू हुआ था वो इसी वजह से हुआ था, बिकॉज दे वर डिमांडिंग अ सिंपल थिंग, इक्वल वोटिंग राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो यार उसको डिमांड करी गई थी, इक्वालिटी मांगी गई थी। एंड बीइंग अ फेमिनिस्ट चौड़ से बोलना चाहिए, आई थिंक हर लड़के को, हर लड़की को, सबको बोलना चाहिए कि वी आर अ फेमिनिस्ट इफ यू नो द ट्रू मीनिंग ऑफ व्हाट बीइंग अ फेमिनिस्ट मीन्स। हमेशा उसको एक नेगेटिव सेंस में लेकर जाना, उसके लिए लाइक विमेन शेम अदर विमेन फॉर बीइंग अ फेमिनिस्ट, मेन शेम विमेन फॉर बीइंग अ फेमिनिस्ट, so the whole society is kind of flawed. So I'll just request you all कि if you are like watching this lecture and if you are like a student, you are obviously a student of class 9th, तो इस एज से ही अगर आप लोग समझ लेंगे, so I just hope कि आप अपने दोस्तों को भी समझा सकें कि देखो यार it's not about that, you need to understand कि why this movement emerged in the very first place. हमें तो उस फेमिनिज्म की बात करनी है ना, हमें उस कॉन्सेप्ट को आपने कितना मरोड़ तरोड़ कर उसको कुछ और बना दिया हो, हमें वो नहीं देखना है। We need to look at why it was started, what was the main demand. इक्वालिटी डिमांड की जाती है फेमिनिस्ट मूवमेंट द्वारा, जिसके लिए वो ओरिजिनली चालू हुई थी। राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड इन द असेंबली, टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेज, ये मेन डिमांड थी।
In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. तो बच्चों, जो revolutionary government थी उसने कुछ तो कानून ऐसे निकाले थे थोड़े बहुत, जिससे कि महिलाओं की जिंदगी में परिवर्तन लाने की कोशिश की गई थी, जैसे कि क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स। तो सरकार ने स्कूल भी खोले जहां पर लड़कियों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी भी कर दी गई। सो यस, दैट इज अ मेजर स्टेप। उसी के साथ देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। ये भी बोला गया था कि उनके जो पिता हैं वो उनको जबरदस्ती शादी नहीं करा सकते, उनकी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करा सकते। तीसरी चीज, मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया जिसमें मतलब आप अपनी मन मर्जी से यू कैन एंटर, एंड सिविल लॉ के तहत उसको रख दिया गया। साथ ही में डिवोर्स को लीगल कर दिया गया। और डिवोर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी ही डिवोर्स ले सकता है, औरत भी अगर चाहे तो वो भी डिवोर्स ले सकती है। विमेन जो है दे कुड ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट, रन स्मॉल बिजनेस। तो थोड़े बहुत चेंजेस यहाँ पर लाए गए थे महिलाओं की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट द्वारा। लेकिन रेन ऑफ टेरर के दौरान जो नई गवर्नमेंट थी, इट इशूड लॉज ऑर्डरिंग द क्लोजर ऑफ द विमेन्स क्लब्स, banning their political activities. Many prominent women were arrested, number of them executed. Finally, in 1946, women in France won the right to vote. लेकिन रेन ऑफ टेरर के दौरान हम लोग देखते हैं कि जो नई गवर्नमेंट, जो कन्वेंशन आया था बच्चों, उसने कानून निकाले। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर की गवर्नमेंट ने ऐसे कानून निकाले जिससे कि महिलाओं के जितने भी क्लब्स खुले हुए थे, पॉलिटिकल क्लब्स, उन सबको बंद करा दिया गया। साथ ही में उनकी जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी उन सब पे बैन लगा दिया गया। बहुत से प्रोमिनेंट विमेन हु वर फेमस, हु वर एक्चुअली वर्किंग फॉर द विमेन्स राइट्स एंड एवरीथिंग, दोज विमेन वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सी महिलाओं को एग्जीक्यूट यानी कि मार भी दिया गया था। फाइनली 1946 में फ्रांस की जो महिलाएं थी उनको जाकर राइट टू वोट मिलता है। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग ये ढूंढ कर आएंगे। बच्चों सोचो, इतने साल के संघर्ष के बाद एक बेसिक राइट जो आदमियों के पास था, जो औरतों को लेने में कितना टाइम लग गया, द राइट टू वोट, द राइट टू बी ट्रीटेड एज इक्वल सिटीजन्स, फाइनली जाके 1946 में ये राइट महिलाओं को मिलता है। इंडिया में वोटिंग राइट कब मिला था ये जरा ढूंढ कर आइएगा। वैसे तो देखो, आजाद होने के बाद हमारे संविधान में सभी सिटीजन्स को 18 साल से ऊपर, हम बोल सकते हैं कि सभी को राइट टू वोट दिया गया है। एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू द राइट टू वोट, पॉलिटिकल राइट सभी सिटीजन्स को बराबर दिए गए हैं। बट कब से मिला था जरा सोच कर आना, जरा ढूंढ कर आना। सोचोगे तो क्या ही ढूंढ कर आना, रिसर्च करना। Now, the next topic is abolition of slavery. एक और चीज बच्चों जो फ्रेंच सोसाइटी में काफी ज्यादा कॉमन थी, that was slavery यानी कि गुलामी। अब इस गुलामी को खत्म किया जाता है, क्या किया जाता है तो देखिए, the colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. So यहां पर बात की जा रही है कॉलोनीज के बारे में। तो देखिए, देखो होता क्या था, कॉलोनीज जो थी बच्चों, करेबियन, मार्टिनिक, ग्वाडेलोप, सैन डोमिंगो, यहां से कमोडिटीज जो होती थी जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर, कॉफी, बहुत सारी कमोडिटीज मंगाई जाती थी। The reluctance of Europeans to go and work in distant, unfamiliar lands meant a shortage of labor on the plantations, and this was met by a triangular slave trade. एक triangular slave trade चलता था। तो सिंपल सी चीज है यार, अमेरिका के अंदर बहुत सारी कमोडिटीज प्रोड्यूस करनी थी, यूरोपियंस ने यहाँ पर अपनी कॉलोनीज बना रखी थी। अब इन कॉलोनीज के अंदर काम करने के लिए लोग चाहिए थे, तो लेबर की तरह खुद तो ये लोग जाएंगे नहीं, तो ये यूरोपियंस क्या करते थे, अफ्रीका से बहुत सारे स्लेव्स जो होते थे उनको पकड़ के शिप विप में लेकर आते थे, और यहाँ से फिर अमेरिका में जो इनकी प्लांटेशंस होती थी वहां पर काम करने के लिए उनको लगाया जाता था। तो प्लांटेशंस में काम करवाना था, बिकॉज उन प्लांटेशंस में बड़े बड़े जो फार्म्स होते थे जहां एक ही क्रॉप की खेती होती है, तो उनको प्लांटेशंस बोला जाता है। अब इनके प्लांटेशंस तो थे, बट उन प्लांटेशंस पे काम कराने के लिए लोग भी चाहिए। लोग कहां से लाएंगे, लेबर कहां से लाएंगे, तो अफ्रीका से स्लेव्स को लाया जाता था यूरोप के पोर्ट्स तक, फिर यूरोप के पोर्ट से अमेरिका में जो प्लांटेशंस होती थी वहां पे भिजवाया जाता था। तो ये एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कैसे हुआ, स्लेव्स को आप यहाँ से शिप में बिठा के इधर लेकर आ रहे हो, फिर इधर से इधर भिजवा रहे हो, इधर काम करवा रहे हो, तो इट वॉज लाइक दैट। ओके, स्लेव ट्रेड 17th सेंचुरी में शुरू हो गया था। फ्रेंच मर्चेंट्स जो हैं बोर्डोक्स और नांटेस का जो कोस्ट था, यहां से सेल करके जाते थे, मतलब सेल करके इन द सेंस अपनी शिप में जाते थे, और
अफ्रीकन कोस्ट तक यहां से स्लेव्स को खरीदा जाता था लोकल चीफ्टन्स से, और उसके बाद 3 महीने लंबे सफर के बाद अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन दे वर देन सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स। ठीक है, तो फ्रेंच जो पोर्ट था, यूरोप के जो पोर्ट्स हैं वहां से शिप निकलती थी हमारे मर्चेंट्स की, वो मर्चेंट्स अफ्रीका पहुंचते थे, अफ्रीकन कोस्ट पे स्लेव्स और लोकल चीफ्टन स्लेव्स को लेकर रखते थे, उनसे वो स्लेव्स खरीदते थे। सोचो, लोगों को खरीदा बेचा जा रहा है, स्लेव्स लोग हैं, लोगों को खरीदा बेचा जा रहा है। स्लेव्स को खरीदा करते थे, 3 महीने लंबे सफर, समुद्री सफर होता था क्रॉस द अटलांटिक, फिर कैरेबियन पहुंचते थे और फिर प्लांटेशन ओनर्स को उन स्लेव्स को बेचते थे। फिर वो स्लेव्स जो हैं वहां प्लांटेशन में काम करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सब इसलिए हो रहा था टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन द यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। तो ये सारे क्रॉप्स की डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा थी, यूरोपियन मार्केट में, तो ये सारे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना था अमेरिका के अंदर, और उस काम के लिए स्लेव्स को रखा जा रहा था। ठीक है, दैट इज व्हाई द स्लेव ट्रेड बिगैन। लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी थ्रू आउट द 18th सेंचुरी। तो 18th सेंचुरी के दौरान बहुत कम ही लोग आलोचना कर रहे थे स्लेवरी की, और जैसे चलता जा रहा था पूरा सिस्टम, उसको चलने दिया जा रहा था। नेशनल असेंबली में लॉन्ग डिबेट्स होती हैं about whether the rights of the man should be extended to all French objects including those in the colonies, but it did not pass any laws. Why? तो बच्चों, नेशनल असेंबली का जब रूल था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी फ्रांस के अंदर, उस टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट होते थे, बहुत ज्यादा डिस्कशंस होते थे कि क्या जो राइट्स हैं जो हम सारे सिटीजन्स को देते हैं जो फ्रांस के अंदर रहते हैं, क्या ये राइट्स एक्सटेंड करके हमें उन स्लेव्स तक भी देने चाहिए जो हमारी कॉलोनीज में काम कर रहे हैं। बट कभी भी ऐसे लॉज पास नहीं करे गए। क्यों? क्योंकि देखो, याद करो, नेशनल असेंबली के अंदर वेल्दियर पीपल वर देयर, और वेल्दी लोग थे। अगर यहीं पर जो लेस प्रॉस्परस सेक्शंस के लोग होते तो शायद वो स्लेवरी क्या मतलब वो जो कितनी बुरी है स्लेवरी, उस चीज को समझ पाते। बट दीज वर द वेल्दी पीपल, दीज वर द रिच पीपल। इन लोगों के तो खुद के ही काम चल रहे थे, तो फिर वो क्या ही क्रिटिसाइज करेंगे उसको। तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, स्लेव्स तो गुलाम है, उनसे तो गुलामी करानी है, तो ऐसे करके काम चल रहा था। फाइनली जब कन्वेंशन आता है, यानी कि जब हमारा जैकोबिन क्लब आता है 1794 में, लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल द स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस, बिकॉज कन्वेंशन के अंदर लेस प्रॉस्परस सेक्शंस के लोग हैं। अब कोई इंसान जो खुद गरीब है वो दूसरे गरीबों का साथ नहीं देगा तो कौन देगा। तो इस वजह से कन्वेंशन के टाइम पर जितने भी स्लेव्स थे फ्रेंच ओवरसीज पोजेशंस में, यानी कि जो भी कॉलोनीज में काम कर रहे थे, उनको रिहा कर दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है। 10 साल बाद नेपोलियन जब आते हैं तो वो फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस करते हैं। तो बच्चों, नेशनल असेंबली जब रूल कर रहा था, मोनार्की जब थी, तब तक तो स्लेवरी खुलेआम चल रही थी। नेशनल असेंबली के टाइम पे थोड़ा बहुत डिबेट होता है, खत्म फिर भी नहीं होती। कन्वेंशन के आने के टाइम पे स्लेव्स को आजाद कर दिया जाता है, बट फिर से जब नेपोलियन आते हैं, स्लेवरी वॉज अगेन इंट्रोड्यूस्ड। फाइनली अबॉलिश होती है 1848 में, फाइनली अबॉलिश होती है फ्रेंच कॉलोनीज में इन 1848। खत्म कर दिया जाता है स्लेवरी का सिस्टम। याद रखिएगा ईयर। नाउ द रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ। Revolutionary governments took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. And in the summer of 1789 was the abolition of the censorship after the storming of the Bastille. Now, the Declaration of the Rights of Man and Citizen proclaimed freedom of speech and expression to be a natural right, also meant that opposing views of events could be expressed. तो बच्चों, बात किया जा रहा है जैसे रेवोल्यूशन के बाद जो गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हुई, वो चाहते थे कि हम ऐसे कानून लेकर आए, ऐसे लॉज लेकर आए जिससे कि हम लिबर्टी और इक्वालिटी जैसी चीजों को असल जिंदगी में एक तरीके से इम्पोज कर सके, असल जिंदगी में उसको ला सके। लाइक लिबर्टी इक्वालिटी सिर्फ लिखो मत, उसको असल में हम एग्जीक्यूट कर सके। समर ऑफ 1789 में सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया। बच्चों, पहले ना चीजों को सेंसर करा जाता था कि अगर राजा के खिलाफ, मतलब सरकार के खिलाफ कोई भी चीज लिख दी है, बोल दिया है कुछ है, तो उस पर बैन लग जाता था। तो ये सेंसरशिप अबॉलिश हो जाती है 1789 में आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल इवेंट। अब जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन के अंदर ये बोला गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, उसको एक नेचुरल इनएलिनेबल राइट भी बनाया था लोगों के लिए कि विच कैन नॉट बी टेकन अवे। ये भी बोल दिया था कि गवर्नमेंट जो है लोगों के इन राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखेगी। साथ ही में opposing views of events could be expressed। और वही सेंसरशिप हट गई है तो people can oppose, people can speak, they have the right to speech, expression, वो सारी चीजें लोगों को राइट्स दे दिए गए थे। अब नेपोलियन बोनापार्टे आते हैं 1804 में, he crowned himself as the emperor of France। तो यार याद करो, मैंने आपको बताया था मोनार्की के बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की,
कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद हमारे रिपब्लिक का रूल, फिर डायरेक्टरी और फिर लास्ट में नेपोलियन जी का रूल, है ना। तो नेपोलियन जी आ जाते हैं 1804 में मिलिट्री डिक्टेटर। डायरेक्टरी के कोलैप्स के बाद एक वैक्यूम क्रिएट होता है जिसको नेपोलियन जी आके कब्जा कर लेते हैं और फ्रांस में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाती है। सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज, डिस्पोजेसिंग डायनेस्टीज, क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो नेपोलियन देखते थे कि मैं ना यूरोप को मॉडर्नाइज करने आया हूं, और जो आसपास की यूरोपियन कंट्रीज थी बच्चों, उनको भी कब्जा करते रहते थे नेपोलियन। लगे रहते थे कि किस तरीके से हम जो फ्रेंच टेरिटरी है उसको और एक्सपैंड करते जाएं, और किस तरीके से उन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करा है ना। फ्रांस के अंदर थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई थी रेवोल्यूशन के बाद, उसका पूरा तहस नहस कर डाला नेपोलियन ने आने के बाद, क्योंकि वो एक डिक्टेटर थे, एक तानाशाह थे। वो चाहते थे कि फ्रेंच नेशन और बड़ा हो और बड़ा हो, तो आजू बाजू के जितने नेबरिंग कंट्रीज थी वो वहां पर कब्जा करने के लिए लगे रहते थे। बहुत सारे लोगों को उन्होंने हराया, बहुत सारे किंगडम्स पर अपना कब्जा करा और अपने फैमिली मेंबर्स को राजा बनाकर कहीं कहीं छोड़ देते थे कि चाचा भतीजा वही सब लोगों को इधर उधर लगा देते थे कि चलो मेंबर्स ऑफ इस फैमिली को ही दूसरे किंगडम्स में बिठा देते थे कि रखवाली करो आप इस जगह की। लॉज क्या क्या वो लेकर आए, तो यहाँ पे हमको पता चलता है कि द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। तो हम लोग देखते हैं कि वो जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, तो ये सब चीजें लेकर आते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टी, कोई कितनी भी प्रॉपर्टी खरीदे, ठीक है, खरीदते रहो, तो उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, पहले क्या होता था जैसे हर जगह पर अलग अलग वो चलते थे, अलग अलग तरीके से वेट और मेजर किया जाता था चीजों को, लेकिन वो यूनिफॉर्म कर देते हैं कि जो भी टेरिटरी उनके अंडर थी कि वहां पर हर जगह अगर इस यूनिट में मेजरमेंट होती है, इस यूनिट में वेट सिस्टम को देखा जाता है, तो वही सेम चीज उन्होंने यूनिफॉर्मिटी से वहां पर कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। इनिशियली बहुत से लोगों को नेपोलियन जी एक लिबरेटर लगे थे। बहुत से लोगों को ऐसा लगता था कि फ्रेंच आर्मीज आ रही हैं उनकी जगहों पर, तो शायद हमको रिहा करने आए हैं, आजाद करने आए हैं मोनार्की से, और बहुत अच्छे से हम जिएंगे अपनी जिंदगी। लेकिन धीरे धीरे द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। फाइनली ही वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815 एंड इनका भी रूल खत्म होता है। तो पहले तो सबको लगा कि अरे वाओ, मतलब फ्रांस के अंदर तो क्रांति आई है, तो शायद ये जो नेपोलियन की आर्मीज आ रही है ये हमें भी लिबरेट करने आ रही है। और नेपोलियन ने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी ऐसे इंट्रोड्यूस करे थे जिससे कि लोग काफी खुश हुए थे। बट धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि नेपोलियन इज जस्ट अनदर रूलर, डिक्टेटर, जो कि फिर से हम पे कब्जा करने आए हैं और हमारी कोई सुनी नहीं जा रही है, हमारे पास कोई राइट्स नहीं है। तो इसी तरीके से एक इन्वेडिंग की घुसपैठ कर रहे हैं ये, तो लोग उस तरीके से उनको व्यू किया जाने लगा। फाइनली बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन हार जाते हैं 1815 के अंदर, और इनका रूल भी खत्म होता है। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty, modern laws to other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. तो यार वही बात है, नेपोलियन ने देखो ऐसी बात नहीं है कि बहुत गलत काम करा है, बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने रिफॉर्म्स, मेजर्स इंट्रोड्यूस करे थे, और बहुत सारे ऐसे मेजर्स थे जो कि लिबर्टी के आइडियाज पे बेस्ड थे, मॉडर्न लॉज थे, क्योंकि वो अपने आप को मॉडर्नाइजर मानते थे ना, तो मॉडर्न लॉज भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करे जिससे काफी लोग खुश थे, ट्रेडर्स, फार्मर्स, ऑल ऑफ द पीपल लाइक दे वर हैप्पी, ठीक है। बट उन चीजों का इम्पैक्ट भी रहा है नेपोलियन के जाने के बाद। बट वही है ना कि अच्छा तो बहुत करा, बट हल्का सा जो बुरा भी कर दिया, तो वो पूरा बुरा जो होता है ना वो अच्छे पर भी अपना असर डाल देता है। तो इस वजह से लोग जो हैं किसी ना किसी दिन तो हार मान ही जाएंगे कि बस नेपोलियन जी हमें बख्श दो। तो इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। द फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज बीन कंप्लीटेड एंड लास्ट की 2-3 टॉपिक्स लाइक दे आर लाइक ऑब्वियसली ऑफ टॉपिक, वो एक स्टोरी की तरह पहले चैप्टर और फिर लास्ट के 2-3 टॉपिक अलग अलग क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। इसी के साथ द चैप्टर इज फिनिश्ड। और भी चैप्टर्स आते रहेंगे, कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। दिस इज योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। नेक्स्ट लेक्चर आपको यहीं पे कहीं दिख जाएगा बच्चों, और बाकी हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय गाइस।